चलो बच्चों, तो वेरी 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 गुड मॉर्निंग। बेचारे क्या होता है? बेचारे बिचूरे कोई नहीं होता। कह रहे बेचारे बच्चे ऑनलाइन वाले, क्या हुआ? कुछ तो तुम्हें एडवांटेज मिलना चाहिए ना। थोड़े से ज्यादा पैसे भी दिए हैं, 4-5 हज़ार तो ज्यादा दिए ही होंगे। कुछ तो एडवांटेज मिलना चाहिए, प्रायोरिटी तो होनी चाहिए ना। चलिए, सो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। बड़ा मजा आता है संडे वाले दिन क्लास लेने में। ये उल्टा होता है। मेरे को पता है क्या होता है, मैं अपनी थॉट्स बताऊं तो मेरे को ये होता है कि संडे वाले दिन क्लास ले ली ना, तो मतलब मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया। मतलब क्या, नॉर्मल क्लास तो सभी ले रहे हैं, बट अगर संडे वाले दिन क्लास ली ना तो मैंने कुछ आज है ना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा है। तो तुम्हें भी होना चाहिए क्या? अच्छा, कहाँ से आवाज आई थी? अच्छा, आपस की बात चल रही है क्या? अच्छा, तो मेरे को ऐसा फील होता है कि संडे वाले दिन क्लास होनी चाहिए। मतलब एक्स्ट्रा जैसे होता था ना, एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। जैसे क्लास में तो सब पढ़ते हैं, पर जो घर जाकर रिवीजन करता है उसका कॉन्फिडेंस अलग ही दिखता है। तो ना ऐसा होना चाहिए कि संडे वाले दिन अपने दिमाग को शांत मत रहने दो। शांत का मतलब है इसको ना फ्री मत रखो। जितना फ्री दिमाग को रखोगे ना, तो ये शैतान का घर है। ये उल्टे उल्टे थॉट्स, उल्टी उल्टी बातें दिमाग में लेके आएगा कि यहाँ घूमने चल पड़ो। अभी सिर्फ इसको ना एक ही काम दो कि तुझे ना अभी बुक्स को अपना फ्रेंड बनाना है। बस बुक्स को फ्रेंड बनाओ। देखना है कभी चीट नहीं करती है बुक्स। फ्रेंड्स, चाहे वो लड़का लड़का हो, चाहे वो लड़का लड़की हो, चाहे वो लड़की लड़की हो, चीट जरूर करते हैं एक दूसरे को, बट बुक्स कभी चीट नहीं करेंगे। तो मैंने तो अपनी लाइफ में ना अपनी फर्स्ट फ्रेंड बुक्स को बना रखा है। मतलब रिश्ते चेंज हो जाते हैं, फ्रेंड्स वाइफ बन गर्लफ्रेंड बन जाती है, गर्लफ्रेंड के बाद वाइफ बन जाती है, बट बुक ऑलवेज क्या रहती है? हमारी फ्रेंड रहती है। वो जीवन भर हमारी फ्रेंड्स रहेंगी। ठीक है, तो चलो एक मॉर्निंग लेसन संडे का आज अभी शुरू करते हैं। आगे एक टॉपिक हमारा रह गया था छोटा सा। आप स्पेशल डिस्क्लेमर टू ऑनलाइन स्टूडेंट, अभी ये क्लास आप लोगों को लाइव नहीं दिख रही होगी, कभी नीचे आप मैसेज चैट में डालो। ये सारी सीरीज लाइव में चल रही है, बट आज ड्यू टू वाईफाई इशू संडे की क्लास हमारी लाइव नहीं हो पा रही है। तो ये क्लास मैं बाद में यूट्यूब पे भी लाइव अपलोड कर दूंगा और आप लोगों की ऐप में भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी, चलिए आओ बच्चों। एक टॉपिक हमारा लास्ट में बीच में रह गया था छोटा सा, 10 मिनट का टॉपिक है। उसके बाद हम अपना ऑफेंसेस शुरू करते हैं, बीएनएसएस। बट आज जो टॉपिक हमें करना है दैट इज कंटिन्यूइंग ऑफेंस। मेरे पास कोई बच्चा बताएगा मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? अच्छा, घर जाके पढ़ा था? अगर पढ़ा था तो आपको ना याद रहेगा, नहीं पढ़ा था तो दोबारा क्लास देखनी पड़ जाएगी, क्योंकि टॉपिक्स ना आप ऐसे पढ़ रहे हो एकदम से। नए नए बच्चे भी टिपिकल कॉन्सेप्ट इजी हैं, बट घर जाके पढ़ोगे तो टफ लगेगी लैंग्वेज, जस्ट बिकॉज क्रिमिनल लॉज है, इनकी लैंग्वेज टफ होती है। तो बाय डिफॉल्ट आपके सिलेबस में पहले ये वाले लॉ है। इंटरेस्टिंग है, बट रिटेन करना थोड़ा टफ होता है इनको, क्योंकि चेंजेस हुआ है, अमेंडमेंट आई है, तो मुझे प्रायोरिटी पे पहले ये करवाने पड़े, अदरवाइज मैं लास्ट में करवाता है इनको। ठीक है, इधर सुनो जरा, मुझे बताओगे कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस का मतलब क्या होगा? कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस बताइए जरा, कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस। फोन पे मत लगो। अरे ये रिया और मनस्वी प्लीज प्लीज, आप लोग को लेक्चर साइन हो गए? लेक्चर्स, क्लास के लेक्चर्स साइन हो गए हैं? मेल आ चुका है लेक्चर्स का? पता नहीं, मैंने जेएजएल के तो नहीं किया, किसी ने कर दिया मेरे बिहाफ पर। कब आप लोगों ने कब एनरोल्ड किया था? तो तभी तो मेरे को लगता है जेएजएल के लेक्चर ही नहीं आए आपके पास। जेएजएल के लेक्चर लॉगिन किया आप लोगों ने? पता नहीं, चलो कोई नहीं, मेरे को व्हाट्सएप करना, फिर मैं ऐड कर दूंगा दोनों अपने नंबर से, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने तो नहीं किया, किसी और ने किया होगा आपको, मतलब लेक्चर्स भेजे होंगे। इधर सुनो ध्यान से सारे बच्चे, कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंसेस। कॉन्टिन्यूइंग नाम से पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है? जो एक बार में नहीं है। लाइक हमने चोरी की किसी के घर पे, ओनली वन टाइम, बट वहीं पे क्लर्क जो हमारे बाहर बैठा है वो डेली कुछ ना कुछ चुराया जा रहा है। तो दिस इज कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस। मतलब एक ऐसा ऑफेंस जो हर एक दिन एक नया लिमिटेशन पीरियड लेके आता है। अरे मेरी बात समझ में? कल मैंने क्या बताया था? लिमिटेशन पीरियड कब से शुरू होगा? जब ऑफेंस कंडक्ट हो गया। बट व्हाट अबाउट कंटिन्यूइंग ऑफेंस? आज भी चोरी की उसने, कल भी चोरी की, परसों भी, फिर कौन सा डे लिमिटेशन पीरियड का? कौन सा डे ले? कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर लिमिटेशन पीरियड में क्या होगा, आप ही थे शायद। तो मैंने बोला था आने दो, भी कंटिन्यूइंग वाला आगे आएगा। तो कंटिन्यूइंग के केस में सोचो ना, वो एक फिक्स डे तो है नहीं कि कब ऑफेंस हुआ है। तो क्या कह रहे हैं? हर एक दिन एक नया लिमिटेशन पीरियड लेके आएगा। मतलब वो जब लास्ट डे होगा, जब आप पकड़े जाओगे, वहां से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। अदरवाइज हर एक दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक ऐसा ऑफेंस जो एक दिन एक बार में कंप्लीट ना हुआ हो।
जिसको आपने रिपीटेडली काफी दिन तक किया हो। चोरी एग्जाम्पल है इसका। रेप, जैसे हम किडनैप कर लेते, एक दिन रेप करके किसी ने किसी को छोड़ दिया, दिस इज ओनली वन टाइम ऑफेंस। बट वहीं पे किडनैप किया, लगातार न्यूज सुनते हो ना कि लगातार 1 महीने तक 20 दिन तक उसको किडनैप करके रखा, रेप किया उसके साथ, तो वो क्या है? कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस। कैसे बच्चों को समझ में आ रहा है कॉन्टिन्यूइंग का मतलब? तो एक सीरीज, मतलब एक ऑफेंस के सीरीज लगा, एक दिन में कंप्लीट ना हुआ हो, एक सीरीज वेल प्लान्ड, तो क्या माना जाएगा? कंटिन्यूइंग ऑफेंस। पढ़ो जरा कंटिन्यूइंग ऑफेंस सेक्शन 518। सेक्शन 518, continuing offense means an offense which is committed for very long period, which is committed for very long period। आगे बैठ जाओ, जगह नहीं होगी तो यहीं बैठो। offense which is committed for very, इस वर्ड पे फोकस कर लो सारे बच्चे, very long period, लंबे समय तक चलता है ऐसा ऑफेंस। इट इज नेदर क्लियरली डिफाइंड इन द भारतीय, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेना, BHARA, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब BNSS या BNS। वेदर द ऑफेंस इज कंटिन्यूइंग वन और नॉट, इट क्लियरली डिपेंड ऑन इट्स नेचर। कह रहे वेरी लॉन्ग पीरियड, मतलब एक दिन नहीं, एक से ज्यादा दिन तक अगर वो चीज कंटिन्यू ही। अगेन कह रहे कौन सा ऑफेंस कंटिन्यूइंग होगा या नहीं होगा, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का ऑफेंस हुआ है। क्लियर है सब बच्चों को? देखिए, द ऑफेंस विच इज हैपनिंग एंड कंटिन्यूइंग अगेन एंड अगेन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ, यही समझाया मैंने, बोल दो यार। हैपनिंग एक बार हुआ और उसके बाद अगेन एंड अगेन 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 वो चीज रहती है प्रचलन में, तो क्या कह रहे हैं वो होगा, किस कैटेगरी में आएगा वो? कंटिन्यूइंग ऑफेंस। In the case of continuing offense, a fresh period of limitation begins to run at every moment during which the offense, यही समझा है आपको? What about limitation period? तो हर एक दिन जब भी आप वो ऑफेंस करोगे, उस दिन एक नया लिमिटेशन पीरियड को जन्म दिया जाएगा। क्योंकि कल पढ़ाया था मैंने, ऑफेंस के केस में लिमिटेशन पीरियड कब शुरू होगा? When the offense is conducted, उससे नेक्स्ट डे। तो हर एक दिन आपने ऑफेंस किया तो हर एक दिन एक नया लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है सब बच्चों को? कोई डाउट? इधर ध्यान दो अब इसके बाद, एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन पीरियड की एक्सटेंशन मिल सकती है? क्या लिमिटेशन पीरियड की एक्सटेंशन मिल सकती है? कल हमने लिमिटेशन पीरियड वगैरह पढ़ा, कह रहे हाँ, द कोर्ट मे टेक कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मतलब आप सिंपल समझ लो, क्या करना? मैटर को एक तरह से ट्रायल करना, तो एक चलो वैसा वर्ड हो गया, मैटर को कंसीडर करना। क्या कोर्ट किसी मैटर को कंसीडर लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद भी कर सकती है? कंसीडर का मतलब समझ में आ रहा है ना? उसको क्या करना? उसके ऊपर आगे मूव करना, उसके ऊपर सम्मन भेजना, उसके ऊपर ट्रायल करना। क्या कोर्ट लिमिटेशन पीरियड के बार्ड वाले, बार्ड समझ में आ रहा है क्या होता है? जो लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? बार्ड। मतलब लिमिटेशन पीरियड की वजह से वो रेस्ट्रिक्ट हो गया। बार्ड का मतलब क्या होना? रेस्ट्रिक्ट होना। तो क्या कोई मैटर जिसपे लिमिटेशन पीरियड बार्ड हो गया है, क्या कोर्ट फिर भी उस मैटर को ले सकती है? पढ़िए, द कोर्ट मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस दैट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट, अगर आपने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया, द डिले इज प्रॉपरली एक्सप्लेन। डे बाय डे आपने एक्सप्लेन कर दिया, सर क्यों मेरे को डिले हुआ, क्योंकि सामने वाले ने मेरे को इतना हर्ट करा था, टॉर्चर किया था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कोर्ट में आने की। समटाइम्स जब हम लेट कंप्लेंट लिखवाते हैं या लेट कोर्ट केस करते हैं, वो यही तो बोलते हैं ना कि फॉर एग्जांपल किसी गर्ल के साथ टॉर्चर हुआ है, किसी पर्सन के साथ टॉर्चर हुआ है, कि भाई मैं उसको ओवरकम करने में मुझे इतना टाइम लग गया, इसीलिए तो मैं टाइम पे नहीं आ पाई या नहीं आ पाया कंप्लेंट लिखवाने के लिए। कितना समझ में आ रहा है? दूसरा, इट इज नेसेसरी टू डू सो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। और कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये न्याय देने के लिए जरूरी है, चाहे आप लेट भी आए हो, बट अगर आप लेट आए हो और आपको मैं खारिज कर दूं, केस ना लूं, तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो इन द नेचुरल मतलब जस्टिस देने के लिए ये चीज जरूरी थी कि आपके टाइम पीरियड को क्या करना? एक्सटेंड करना। क्लियर है सब बच्चों को? अब देखो कुछ ना 3-4 केस लोज आए हैं, ज्यादा नहीं है, मतलब मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं लग रहे ना, ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में आएंगे, बट एक समझ लो बस ऊपर ऊपर से, ज्यादा कुछ नहीं जाना। सबसे पहला केस है युदयेश शंकर अवस्थी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो एक 2013 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जो BNS, अभी चेंज कर लेंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द एक्सप्रेशन, क्या ऑब्जर्व किया सुप्रीम कोर्ट ने? बड़े दिनों के बाद आए आप यार, अनमोल नाम है आपका, अनमोल। द
एक्सप्रेशन, मैं कल ही देख रहा था आपकी स्टेटस, कल मैंने देखा था अनमोल अजय, अनमोल अजय, मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं आ रहा क्लास में, कहां गायब हो गया। इधर सुनो, द एक्सप्रेशन कंटिन्यूइंग ऑफेंस हैज नॉट बीन डिफाइंड, इसको डिफाइन कर लेना, इन द, अभी चेंज हो जाएगा ना, बोल तो केस लो में तो नाम पहले का ही लिखा होगा, 2013 का है, उस टाइम तो सीआरपीसी था, बट ठीक करते रहना। तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द एक्सप्रेशन कंटिन्यूइंग ऑफेंस हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द बीएनएसएस, मतलब वो सीआरपीसी में डिफाइन नहीं किया गया था, बिकॉज इट इज वन ऑफ दोज एक्सप्रेशन विच डज नॉट हैव फिक्स्ड कॉनोटेशन, कॉनोटेशन का मतलब मीनिंग, फिक्स्ड डेफिनेशन लिख लो, मीनिंग लिख लो। ये एक ऐसी टर्म है जिसका फिक्स मीनिंग हम नहीं दे सकते। चेयर्स बाहर वो नहीं है, जीत भैया नहीं है, इस साइड ले आओ, इस साइड आराम से, वरना वहां गर्मी हो जाएगी, तुम गेट खुलने में दिक्कत आ जाएगी, इस साइड ले आओ। आराम से, हाँ जी। तो कह रहे ओल्ड एक्ट में ना कंटिन्यूइंग ऑफेंस को डिफाइन नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि पहले ये मानना था कि अगर हम इसको डिफाइन कर देंगे ना, इसका मीनिंग बता देंगे, तो इसका स्कोप नैरोर हो जाएगा। हो सकता है समटाइम्स किसी ऑफेंस को हमने एक से ज्यादा टाइम किया, वो हो सकता है कंटिन्यूइंग ना हो, और हो सकता है जैसे क्या होता है किडनैपिंग करना, अब मैंने आज कोशिश की किडनैप करने की, नहीं हुआ, फिर कल फिर से ट्राई की, फिर मर्डर, मतलब मर्डर करना था तो हमने कोशिश की, किडनैप किया है, किडनैप करने के बाद हमने पैसा मांगा, पैसा मांगने के बाद उसने नहीं दिया तो हमने मर्डर किया। ये एक ऑफेंस है या फिर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है? एक ऑफेंस है। मर्डर करना था ना, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था, मर्डर करना या पैसा मांगना, ऑफेंस तो एक ही है ना, मतलब सजा तो एक ही केस में चलेगी, या कंटिन्यूइंग माना जाएगा? नो, सिंगल। तो कह रहे बहुत बार कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये कंटिन्यूइंग है या सिंगल है। तो इस केस में ना इसीलिए सीआरपीसी में इसको डिफाइन नहीं किया गया था कि केस टू केस बेसिस पे जज बताएगा कि ये कंटिन्यूइंग है या सिंगल है। सिंगल है तो लिमिटेशन पीरियड आपका एक दिन से शुरू होगा, मल्टीपल कंटिन्यूइंग है तो हर एक दिन, हर एक ऑफेंस के साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो वही चीज ओल्ड एक्ट में इसको डिफाइन नहीं किया गया था। मुझे लगता है इस केस की अब रेलेवेंसी नहीं है, क्योंकि ओल्ड एक्ट ने। चेयर ले लो, बाहर से चेयर ले लो, वहीं पे बैठ जाना उसी कोने में। इधर आइए, इन गोकक पटेल वोलकाट लिमिटेड वर्सेस, क्या ये दुंदया जो भी आप पढ़ते रहना, आगे क्या है फिर, ये गुरु शी, क्या पता नहीं, जो भी है यार, याद भी नहीं रहेगा वैसे तो नाम, बट इसे क्रक्स में आओ, क्रक्स में 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इकट्ठी कर देना, पहले वाला तो अब आएगा नहीं, क्योंकि अब तो डिफाइन कर दिया ना कंटिन्यूइंग ऑफेंस, पहले नहीं था डिफाइन, अब डिफाइन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द क्वेश्चन वेदर ए पर्टिकुलर ऑफेंस इज कंटिन्यूइंग और नॉट, वही सेम आ रहे हैं सारे केसेस उसी के ऊपर, पहले मैं बताया था ना डिफाइन नहीं किया, अब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने बताया कोई भी ऑफेंस कंटिन्यूइंग है या नहीं है, तो कैसे चेक करें? देयरफॉर नेसेसरली डिपेंड अपॉन द, पहला, लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट व्हिच क्रिएट द ऑफेंस, जिस लॉ के अंदर वो ऑफेंस हो उसकी लैंग्वेज क्या पढ़ने में आ रही है, उसको सिंगल माना गया है, कंटिन्यूइंग माना गया है। सबसे पहला क्या चीज पढ़ो जाके कि पता लगाओ कि कंटिन्यूइंग है सिंगल है, लैंग्वेज ऑफ द लॉ, स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है, लॉ। दूसरा, नेचर ऑफ द ऑफेंस, बी पॉइंट लगा लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में गोकक पटेल वोलकाट लिमिटेड केस में क्या बताया, सर कैसे पता लगाएं कि कोई ऑफेंस कंटिन्यूइंग है या नहीं है? पहली चीज बोलो, लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट, सेकंड नेचर ऑफ द ऑफेंस, एंड द थर्ड पर्पस इंटेंडेड टू बी अचीव्ड बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग द पर्टिकुलर एक्ट ऑफ, आपने वो काम क्यों किया, उसका पर्पस क्या था। अल्टीमेटली आपका पर्पस था सिर्फ मर्डर करना, इसीलिए आपने किडनैप किया था, इसीलिए आपने ये किया था। अगर पर्पस एक ही है, बट अगर पर्पस बहुत सारे थे, किडनैप करना हो तो मतलब पैसा, क्या पता पैसा दे दे, पैसा ना दे तो क्या पता मैं उसको बस पीट के छोड़ दूं, क्या पता, बहुत सारे पर्पस थे आपके, अपनी रंजिश निकालना था, रेप कर दिया, फिर मर्डर कर दिया, मर्डर करके बर्न कर दिया, काट दिया, मतलब इंटेंशन क्या थी वो चेक करना। थर्ड चीज होगी कि जो उसने एक्ट किया है उसके पीछे का पर्पस क्या था। सिर्फ मारना था तो शूट करके छोड़ देगा, मारने के बाद उस, मतलब मारने से पहले उसने उसके फिंगर्स काटी, ये इसका मतलब उसका सिर्फ पर्पस मारना नहीं था, उसको तड़पाना भी था।
यस और नो? तो पर्पस देखा जाएगा कि इंटेंशन देखी जाएगी कि उसके ऑफेंस करने के पीछे की इंटेंशन क्या थी। तो फटाफट से पढ़ लो सारे बच्चे 3 पॉइंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया, अगर किसी भी एक्ट को कंटिन्यूइंग मानना है या नहीं मानना, कितनी चीजें चेक करो? 3। पहली, लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट। दूसरी, नेचर ऑफ द ऑफेंस। तीसरी, अल्टीमेटली पर्पस इंटेंट क्या थी उस लॉ को करने की, उस एक्ट को करने की। आइए, बालाकृष्ण सवालाराम पुजारी वाघमारे एंड अदर्स वर्सेस श्री ध्यानेश्वर महाराज संसन। अब पता नहीं क्या क्या याद रखोगे, जो भी है, जितना याद तो कोई नहीं रहेगा वैसे भी। कोई एक वर्ड, मेन बात है अंदर का फैक्ट याद रहना चाहिए, नाम याद ना भी रहे तो अब भी चलेगा। ये ज्यादा लैंडमार्क जजमेंट नहीं है, नाम मुझे लगता है कोई पेपर में पूछने वाला है इनको। तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ये। द कोर्ट का मतलब क्या है? सुप्रीम, क्योंकि ऊपर लिखा है ना सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो द कोर्ट ऑब्जर्व दैट कंटिन्यूइंग ऑफेंस इज एन एक्ट विच क्रिएट्स ए कंटिन्यूइंग सोर्स ऑफ इंजरी। मतलब एक ऐसा कि आपको लगातार डेली इंजरी हो रही है, इंजरी मतलब नुकसान हो रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या चीज चेक करनी है कंटिन्यूइंग ऑफेंस में? एक बार इंजरी होकर खत्म नहीं हुआ है, मतलब एक बार उस चीज से मुझे लॉस नहीं हुआ है, डेली चोरी हो रही है, डेली चोरी हो रही है। तो क्या है? कंटिन्यूइंग इंजरी हो रही है, एक बार हार्म नहीं हुआ है, एक से ज्यादा बार हार्म हुआ है। आगे, एंड रेंडर द डूअर ऑफ द एक्ट रिस्पॉन्सिबल एंड लायबल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द सैड। और वही इंसान जिसने लगातार किया वही लायबल है उस इंजरी के लिए भी। ऐसे नहीं एक दिन तो उसने कर दी चोरी, एक दिन दूसरे वाले ने कर दी चोरी, एक दिन तीसरे वाले ने ना, उसी एक ही पर्सन ने लगातार चोरी की है, वही लायबल भी, वही पनिशेबल भी माना जाना चाहिए। इन केस ए रोंगफुल एक्ट कॉजेज एन इंजरी विच इज, ध्यान से पढ़ने वाली लाइन, इन केस जो आपने रोंगफुल एक्ट किया है उसकी जो इंजरी होनी है विच इज कंप्लीट, मतलब एक बार किया और उसी दिन जितना नुकसान होना था हो चुका, उसके बाद कोई आपको नुकसान नहीं हुआ, तो क्या उसको कंटिन्यू माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ना। अगर इंजरी क्या है, हार्म भी आपको कंटिन्यू हो रहा है डेली की डेली, तो उसको क्या माना जाएगा? कंटिन्यू। बट अगर इंजरी एक ही बार में कंप्लीट हो गई, हार्म एक ही बार में कंप्लीट हो गया, डैमेज जितना भी होना था, डैमेज वर्ड यूज कर रहा हूं, डैमेजेस नहीं यूज कर रहा हूं, जितना भी डैमेज होना था एक ही दिन में पूरा हो गया, तो वो क्या है? कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है। देयर इज नो कंटिन्यूइंग रॉन्ग इवन दो द डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम द सैड एक्ट में, भले उसका नुकसान आपको डेली बेसिस पे भोगना पड़ रहा है, बट जो मैंने एक्ट किया था उसकी इंजरी एक ही दिन हुई है। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो, क्या एग्जांपल दो जो इसमें सेट हो जाएगा? डिफॉर्मेशन। क्या बोला आपने? तो एक ही दिन बोला ना, कुछ किसी के बारे में नेगेटिव बोल दिया या कोई स्टेटमेंट दे दी, आपका तो एक ही दिन हुआ। क्या उसी दिन आपके एंड पे जितना उसकी इज्जत खराब होनी थी हो गई? बट उसके ऊपर उसकी इंजरी का हार्म कब तक जाए जा रहा है? बार 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 उसकी जॉब से हटा दिया गया, उसको उसको समाज में से धिक्कार दिया गया है, उसके रिलेटिव्स उसको अपने घर में नहीं घुसने दे रहे, हर एक दिन उसको फेस करना पड़ रहा है। बट आपके एंड पे जो वो एक्ट था, क्या वो एक दिन में कंप्लीट हो गया? यस और नो? तो कह रहे हैं वो कंटिन्यूइंग नहीं, भले उसकी इंजरी, उसका इफेक्ट आपको बाद तक देखने के लिए मिले, बट हर एक दिन के लिए तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, वो तो आपके रिलेटिव्स कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी में से धिक्कारा जा रहा है, तो कह रहे हैं वो कंटिन्यूइंग नहीं माना जाएगा, वो ओनली क्या है? सिंगल। एक बार यहां तक दोबारा पढ़ लेना है, बट एक बार पहले कंप्लीट कर लो। इफ द रोंगफुल एक्ट इज ऑफ सच ए कैरेक्टर दैट द इंजरी कॉज्ड बाय इट इटसेल्फ कंटिन्यूज, अगर उसकी इंजरी ही मतलब उसका नुकसान, उसका इंपैक्ट, मान लो आपने कहीं पे ना वेबसाइट पे डाल के छोड़ दिया था, या आपने कहीं ऐसी जगह डाल के ऊपर बोर्ड लगा के छोड़ दिया उसके बारे में नेगेटिव, जो 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 भी जा रहा है डेली पढ़ रहा है, जो भी जा रहा है डेली पढ़ रहा है, डिफॉर्मेशन तो है, बट वो सिंगल टाइम है या इंजरी कंटिन्यू चल रही है? अब आ रहा है डिफरेंस समझ में? देन द सैड एक्ट कॉन्स्टिट्यूट ए कंटिन्यूइंग रॉन्ग। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू रॉन्ग देयरफॉर डिपेंड्स अपॉन द इफेक्ट ऑफ द, तो मेन डिफरेंस किस चीज पे चेक करेंगे? इफेक्ट ऑफ द इंजरी। बताओ ना किस चीज पे करेंगे? इफेक्ट ऑफ द इंजरी। जो आपने एक्ट किया उसका इफेक्ट, जो इंजरी है वो कितनी आ रही है? अगर कंटिन्यूइंग इंजरी है कंटिन्यूइंग, अगर एक ही दिन में कंप्लीट हो गई उसके एंड पे इफेक्ट, तो क्या है? सिंगल। क्या समझ में? एक बार इसको दोबारा रिपीट कर पढ़ लो सारे बच्चे। मुझे लग रहा है आपको फैन ऑन करना ही पड़ेगा वहां से, वरना गर्मी हो जाएगी रूम के अंदर, इससे थोड़ा सा कम होएगा मामला। ये देख लो, बॉबी ने इसके लिए सीट रोक के रखी थी, ये होती है दोस्ती, है ना? वहां बैठा था उठ के, कभी कोई और ना आके बैठ जाए। क्या चल रहा है तुम्हारा दोनों का? सही भी हो दोनों? ठीक है।
कल ही समझाया था मैंने, फ्रेंड फ्रेंड कभी साथ मत बैठा करो, चाहे यहाँ के फ्रेंड बने हो चाहे पुराने फ्रेंड बने हो, साथ क्लास में फ्रेंड्स बैठना ही मत। क्लास में ऐसे बैठो कि साथ वाले से बोल भी ना पाओ, तभी जाके पढ़ाई हो पाती है। पर एक हमारी तो सर आदत है, जो साथ में बैठेगा वही फ्रेंड बन जाता है, अगले दिन वही जिगरी लंगोटिया यार बन जाता है हमारा, ना चिड्डी बिड्डी। चलो चलो पढ़ो। तो मेन चीज क्या चेक करनी है, इंजरी का इफेक्ट क्या आ रहा है। अगर वो एक दिन में कंप्लीट हो रहा है तो सिंगल, अगर वो कंटिन्यूइंग नेचर है तो कंटिन्यू। पढ़ लो एक बार, रीड कर लो सारे बच्चे फटाफट, थोड़ा जल्दी करना है यार, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें मैं ज्यादा टाइम डिवोट नहीं कर सकता हूं। आज इतना शोर क्यों कर रहा है? हाँ जी, मेरे को गर्मी लग रही है बड़ी तेज। चलो कर देता हूँ, वरना माइक रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस आएगी, शोर जाएगा, उनको फिर बोलेंगे सुनने में दिक्कत आ रही है। इसकी कोई पुरानी लेक्चर भी नहीं पड़ेगी, पता लगे मैं वो दे दूं आप लोगों को कि डिस्टरबेंस हो रही है, फिर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा। लिखो सारे बच्चे, ये केस ना थोड़ा लिखवा रहा हूँ, थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज है, इसको थोड़ा इजी करके लिख रहे हैं हम। यहीं पे बुक के नीचे स्पेस होगा तो वहीं लिख लो, मैंने स्पेस छोड़ा ही है इस चक्कर में कि इस केस को क्लास में लिखवा दूंगा इजी करके। लिखो कौन से केस को लिख रहे हैं। इन स्टेट ऑफ बिहार, है कोई बच्चा बिहार से? कहाँ है काफी। अच्छा ये भी है बिहार से, खुश हो जाओ बिहार वालों। इन स्टेट ऑफ, कहीं अच्छी चीज में नाम ना है, बुरी में तो आ ही रहा है केस वेस करने में ना। इन स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस, क्या कैसे कैसे नाम होते हैं तुम्हारे में बिहार में? नैन्सी है कि एनंसी है, एन ई है, रुको। ठीक है जी। ए एन आर पता है ना आपको क्या होता है? नार नहीं होता है, एनदर, बताया था मैंने आपको पहले। अगर एक पार्टी और है, मान लो यहां दियोक्राम नेंसी के साथ एक पार्टी और है, तो वर्ड यूज होगा एनदर। और अगर एक से ज्यादा पार्टी है, बताया तो एनदर, जब आप बात कर रहे थे उस टाइम पे बता रहा था मैं। एनदर, एनदर वर्ड यूज होता है जब एक ही पार्टी और हो। मान लो इस नेंसी के साथ एक पार्टी और थी, जैसे आप दो हो, तो आपका नाम लिख दिया तो वो एनदर के अंदर काउंट हो जाएगी। बट अगर तुम पांचों छह हो साथ में, तो मैं एक एक का नाम नहीं लिखूंगा, वहां लिखूंगा अदर्स, ओ आर एस। आ रहा है समझ में? फिर क्या वर्ड लिखूंगा, रिया एंड अदर्स, ओ आर एस। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे लोग का नाम। इसके बाद लिखा होगा ए आई आर, ऑल इंडिया रिपोर्ट। ये ना मैगजीन्स होती है जहां केस लो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं, बड़ी सारी होती हैं। ठीक है, उसमें से एक जो सबसे पॉपुलर है वो कौन सी है? ऑल इंडिया रिपोर्ट। एक और होती है एससीसी ऑनलाइन। कौन सी होती है? एससीसी ऑनलाइन। बड़ी बड़ी जजमेंट्स आती हैं उसके अंदर, मतलब इससे भी बड़ी नहीं बोल सकता, बट वहां डिटेल्ड में जजमेंट होती है, एससीसी ऑनलाइन। ठीक है, और मैं इंस्टा नहीं, मैं तो नॉर्मल साइट से ही पढ़ता हूँ यार, उसका नहीं पता मेरे को इंस्टा इंस्टा का। एससीसी ऑनलाइन। ठीक है, एक्चुअली मैं तो क्या, मेरी वाइफ ही पढ़ती है, मतलब वो बताया जज थी तो वो ही पढ़ती है इन चीजों को। एससीसी ऑनलाइन। ठीक है, इधर सुनिए, एआईआर का मतलब होता है ऑल इंडिया रिपोर्ट। ऑल इंडिया रिपोर्ट, रैंक नहीं, ऑल इंडिया रिपोर्ट। कब का केस है भाई ये, किस साल सॉल्व हुआ था? और उसके बाद कोर्ट का नाम लिखा होता है एससी, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये पढ़ने का तरीका। और भी बहुत कुछ होता है केस के अंदर पढ़ने का। हेल्ड का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, डिसाइड का मतलब क्या होता है। जजमेंट पढ़नी आनी चाहिए, बट अभी जितनी है आपके सिलेबस में उतनी करो। एक अलग से कभी कोर्स पूरा कर लो, कभी एक अलग से सेशन शुरू कर दूंगा कि हाउ टू रीड जजमेंट, मतलब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आपको हेल्पफुल हो वो चीज को करना। ठीक है, चलिए। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस ड्योक्राम नैन्सी एंड एनदर। हुआ क्या, चलिए फटाफट से लिखिए इस केस के अंदर। Supreme Court explained that a continuing
offense happens over and over again as long as the person does not comply with the rules whereas a regular offense happens just once and is done. Just once and is done. बस एक बार किया और वो क्या हो गया, कंप्लीट. अब मैंने एक वर्ड जो मैंने यूज किया, ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन, इसको मतलब क्या होगा इसका, मैं जस्ट एक लिखूं, दैट इज ईच टाइम, क्या माना जाएगा, ईच, हर एक बार, दिस फेलियर हैपन्स, जब भी एक आप रूल्स को नहीं मानोगे, उस चीज गलत काम को करोगे, इट इज कंसीडर्ड अ फ्रेश ऑफेंस. जब भी आप ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन, जब तक मतलब आप रूल्स को नहीं फॉलो करोगे, रूल्स का मतलब है जब तक वो गलत काम करते जाओगे, तो हर एक बार उसको माना जाएगा कि एक फ्रेश ऑफेंस ओपन हुआ है एंड लिमिटेशन पीरियड फ्रेश के अकॉर्डिंगली आपका बनता जाएगा. क्लियर है इतना? एग्जाम्पल लिख लो इसमें. इफ someone is supposed to pay a fine or comply with a regulation and they don't, अब वो ऐसा काम नहीं करता है, मतलब फाइन तो पे कर देता है बट रेगुलेशंस, जो रूल्स रेगुलेशंस उसको माननी थी, वो उसको अभी भी कंप्लाई नहीं कर रहा है, फाइन पे करने के बाद भी उस चीज को कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो दे डोंट एवरी डे दे डोंट फॉलो द रूल्स. हर एक दिन जब भी उसने रूल्स को फॉलो, रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, इट काउंट्स एज अ न्यू ऑफेंसेस. ऑफेंस लिख लेना, एट न्यू ऑफेंस. देखो एक अभी आपने कंपनी लॉ के एंगल से मैं अगर समझाऊं, कुछ पढ़ा है कंपनी लॉ में, क्या क्या पढ़ा है, मैं उस हिसाब से एग्जांपल दूं. और एक ना फॉर्म फाइल, जैसे आपको पता है बैलेंस शीट, पीएनएल, साल के एंड में ना, फाइनेंशियल ईयर के एंड में एक एजीएम होती है, इतना पता है, एनुअल जनरल मीटिंग. एनुअल जनरल मीटिंग ऑलमोस्ट 6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए साल खत्म होने के. मान लो अभी 31 मार्च को ईयर क्लोज हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर, तो विद इन 6 मंथ यानी 30 सितंबर तक हो जानी चाहिए. ऑल्दो इसमें 3 क्राइटेरिया होते हैं. कभी जब आपका आए तो बोलो अंकुश सर ने गलत एग्जांपल दे दिया था, तो ध्यान से सुन लो, अभी आपको नहीं पता इसलिए सिंपल सिंपल बता रहा हूं. कितने दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए? 6 महीने. और जब आपकी एजीएम हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको ना अपनी बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर देने हैं. इतना समझ में आ रहा है? फॉर्म होता है एओसी 4. कौन से फॉर्म के अंदर? और एनुअल रिटर्न 60 दिन में. फॉर्म होता है एमजीटी 7. तो एनुअल रिटर्न छोड़ दो, ये सिंपल है, आपको याद रहेगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी है, एओसी 4 फॉर्म, मतलब बैलेंस शीट एंड पीएनएल आपको फाइल करना है ऑडिटेड करवा के विद इन 30 डेज. इतना याद रहेगा. तो आपने अगर 30 दिन के अंदर उसको फाइल नहीं किया तो क्या आपने ऑफेंस कर दिया? क्या आपने गलत काम कर दिया? क्या आपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया?
तो उसकी नहीं किया, उसके बाद आप पे ना फाइन लगा कि आपने पे नहीं किया तो 10,000 रुपए आप पे फाइन है, आपने फाइन पे कर दिया। बट वहां जब फाइन लगता है ना तो अथॉरिटी आपको, आरओसी आपको बोलती है सिर्फ फाइन नहीं पे करना, आपको नहीं फाइल भी करने हैं। बट आप फाइल नहीं कर रहे हो, फाइन तो पे कर दिया, अभी 31 दिसंबर आ चुका, 3 महीने और लेट हो चुके, आपने फाइन नहीं किया, तो क्या ये सिंगल ऑफेंस है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस है? क्यों? बट डिफॉल्ट तो एक ही बार किया है। आ रही है बात समझ में? बट ऐसा नहीं है कि पैसा पे करके वो डिफॉल्ट धुल जाएगा आपका, ऐसा नहीं है। ये क्या है, फाइल तो करना ही करना पड़ेगा। हाँ, फाइन तो आपको वन टाइम डिफॉल्ट का लगा है, उसके बाद जितने भी दिन आप डिफॉल्ट करते जाओगे हर एक दिन नया ऑफेंस क्रिएट होता जाएगा, मतलब हर एक दिन मान लो 1,000 रुपए डे आपको फाइन पे करना पड़ेगा। क्या इतना समझ में आ गया? तो कंटिन्यूइंग, भले एक बार डिफॉल्ट किया बट आपने अगर रूल्स को रेगुलेशंस को नहीं माना तो उसको कंटिन्यूइंग माना जाएगा। क्लियर? यही तो है एग्जाम्पल इसका, आपको चाहिए तो इसमें लिख लो। फॉर एग्जाम्पल AOC4 आपने फाइल नहीं किया, एग्जाम्पल क्या नहीं किया, AOC4 नोट फाइल। कहना सब बच्चों को, तो ऊपर का एक बार केस लो और रीड कर लो जो मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, फटाफट से कर लो, कर लो कर लो कर लो, फटाफट से कर लो। फिर नया शुरू कर रहे हैं, बड़ा मजा आएगा, बट कंसंट्रेशन सामने रखना। चोरी क्या होती है? थेफ्ट। चोरी चोरी, छोरी नहीं, चोरी। बाहर आओ, अपनी इंद्रियों से बाहर निकलो। उसके बाद भी बहुत कुछ है इस दुनिया में। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, देन शुरू करते हैं टॉपिक। मेरी गेट खोल लो, आप आगे बैठ जाओ। थोड़ी सी तो सफोकेशन कम होएगी ना रूम की। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, मोस्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत मजा आएगा, मतलब बस खो जाना टॉपिक के अंदर। आने वाले 2 घंटे तक अपनी ना मुंडी भी ऊपर मत करना, मैं कह रहा हूं इतना मजा आएगा। आप जो जनरल टर्म्स में न्यूज में आप जो गलत सुनते हो, यहां बैठ जाओ ना, चेयर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां बैठ जाओ। आ जाओ आ जाओ। मोहित, मोहित है ना नाम? ये अभी तुम्हें याद कर रहे थे, बिहार से हो आप? नहीं, एग्जाम्पल चल रहा था कि बिहार से कौन कौन बच्चा है, तो कह रहे थे मोहित भी बिहार से है। गर्व होना चाहिए हमें अपनी मातृभूमि, जहां मतलब वैसे तो इंडिया है बट जहां से हम है ना, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। इसमें क्या हो गया? अब मैं हरियाणा से हूं तो मुझे गर्व है हरियाणा से यार, आई बिलोंग टू सोनीपत, तो मुझे गर्व है उस बात से। करे स्टार्ट आगे, चलो जी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, चलिए ध्यान दो सारे बच्चे। अभी ना हेडिंग एक बार पढ़ो, क्या सामने समझ में आ रहा है देख के? ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब मैंने याद है पहली पहली क्लास में क्या लिखवाया था? स्टेट की ड्यूटी बनती है प्रोटेक्ट करना, किस किस चीज को? पर्सन, पर्सन इंक्लूड्स एनिमल एंड प्रॉपर्टी। एंड प्रॉपर्टी याद है, मूवेबल, इमूवेबल, मनी, कैश, सब चीजों को। याद आ रही हो क्लास? मैंने बोला था कि आने तो BNS, जब इस चैप्टर के लास्ट में जाएंगे। अब से हाँ, क्या शुरू हो रहा है हमारा? BNS। क्या शुरू हो रहा है? BNS। अब तक क्या था? BNSS। स्टार्टिंग में BNS क्या था? 2-3 क्लास, 4 क्लास, उसके बाद क्या शुरू हो गया था? BNSS। अब दोबारा, अब पूरा चैप्टर हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है? आने वाली 2-3 लेक्चर जो भी चैप्टर पे लगेंगे, चैप्टर ओवर हो जाएगा, तो उस पे क्या है? BNS। चलो एक बार दोबारा से हो जाए। ऑफेंसेस अगेंस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी?
मूवेबल या इमूवेबल या बोथ? तो ध्यान से, अभी ये चैप्टर दोनों पे लगेगा। चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 17। याद है ना, बीएनएस के अंदर बहुत सारे चैप्टर थे, उनमें से चैप्टर नंबर 17 ये मूवेबल पे भी लगेगा और ये इमूवेबल पे भी लगेगा। ठीक है जी, ये जो चैप्टर है ये मूवेबल पे भी लगेगा और इमूवेबल। अगेन बीएनएस चल रहा है, बीएनएसएस खत्म हो चुका है। कभी माइंड में सेक्शन उसके लेके हो, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है क्योंकि आईसीएसई ने मिंगल अप कर दिए चीजें, बट फिर भी मैंने बड़ी सॉर्टेड किया आपकी बुक में डालते टाइम पे कि एक जगह सारे बीएनएस हो जाए और एक जगह सारे बीएनएसएस हो जाए। इतना क्लियर है? अभी ना इसके अंदर बड़े सारे तरीके के ऑफेंस आएंगे आपको देखने के लिए, बहुत सारे तरीके के ऑफेंस मिलेंगे। लाइक कुछ एग्जाम्पल मैं दूं, थेफ्ट, स्टोलन बोलो, थेफ्ट बोल लो, कुछ रॉबरी, एक्सटोर्शन, डेकोइटी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रॉड, चीटिंग, फोर्जरी, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। प्रॉपर्टी के साथ क्या करना? ऑफेंस। पर्सन के साथ ऑफेंस नहीं हो रहा, पर्सन के साथ ऑफेंस इससे पहले हो चुका होता है, मतलब जो सेक्शंस गए हैं। लाइक किसी को हम मर्डर कर दें, किसी का रेप कर दें, किसी को पीट दें, क्रुएलिटी कर दें, कुछ भी कर दें, वो क्या है? पर्सन के साथ गलत होना या एनिमल के साथ गलत होना, वो हमारे कोर्स में नहीं है। आ रही है मेरी बात समझ में? किसी पर्सन या एनिमल के साथ गलत होना हमारे कोर्स का पार्ट, बट हमारे सिलेबस में प्योरली क्रिमिनल नहीं दिया गया। ऐसा क्रिमिनल दिया गया जिसमें मतलब आप लोग स्टूडेंट हो सीएस के तो आपको तो क्रिमिनल कोर्स में जा नहीं सकते हो, तो सिर्फ वो दिया गया जो जितना आपके लिए रेलेवेंट हो। तो सिर्फ हमारे सिलेबस में ऑफेंस पर्सन के अगेंस्ट नहीं दिए, एनिमल के अगेंस्ट नहीं दिए, सिर्फ किसके अगेंस्ट दिए? प्रॉपर्टी। इतना क्लियर है? चलो जी, चैप्टर नंबर 17 सेक्शन नंबर 303 टू 334 डील्स विद ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब देखो ये ना प्रोविजन भी बताता है क्या है और लॉ भी बताता है क्या है। सिंपल है, कहने का मतलब डील करता है पूरा का पूरा चैप्टर। अगर किसी इंसान की प्रॉपर्टी के साथ गलत होगा तो कहां जाके चेक करना पड़ेगा हमें? सेक्शंस 303 से 334, 303 टू 334 ऑफ बीएनएस। पढ़ो जरा सारे बच्चे। Provides the provision and the law related to offenses against, what is the meaning of property? Movable, immovable, both. The property is of two kinds, that is movable or immovable. The offense which is committed in regard to any kind of property, whether it is movable or immovable or both, is punishable under the provision of chapter 17 of the BNS. इतना क्लियर है? सबसे पहला ऑफेंस शुरू कर रहे हैं, थेफ्ट। किसी इंसान की संपत्ति उसके साथ गलत करना, थेफ्ट। पहला ऑफेंस क्या है? कब माना जाएगा कि वो थेफ्ट है, चोरी है? सोच समझ के आंसर देना, अंदर बिना पढ़े। पहले ओरली डिस्कस करते हैं। क्या थेफ्ट, चोरी, मूवेबल प्रॉपर्टी की होगी या इमूवेबल की भी हो सकती है? ओनली मूवेबल। समझ में आ रही बात? ओनली मूवेबल। इमूवेबल की कैसे चोरी कर दोगे? वहां तो फ्रॉड कर सकते हो यार, वहां तो चीटिंग कर सकते हो, फ्रॉड कर सकते हो, या ट्रस्ट तोड़ सकते हो किसी का। आपको बस हमने यूज करने के लिए दी थी, आपने अपनी बना ली, बट चोरी थोड़ी ना कर सकते हो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो लॉजिकली सोचो ना वर्ड। तो जो थेफ्ट है, पहला ऑफेंस जो हम करने जा रहे हैं, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑफेंस, दैट इज थेफ्ट, चोरी करना। 303 बोलता है ये ओनली किसकी होगी? मूवेबल। और सोचो ना चोरी क्या होती है, सोचो और चोरी में क्या चीज होगी? मूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी कब मानी जाएगी कि आपने चोरी कर ली? मैं आपको अगर बात बोलूं, ये मेरा फोन रखा है, मान लो आपके पास भी होगा आईफोन, होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, ये मेरा यहां रखा है। आप यहां क्वेश्चन पूछने आते हो क्लास के बाद, गलती से आप ये फोन अपना समझ के ले गए। क्या कर दिया? अपना समझ के ले गए, गलती से, विथ नॉट बैड इंटेंशन। आपको लग रहा था आपका, या फिर लग भी नहीं रहा था, आपका है सेम फोन, आप गलती से, आपको लगा आपका अपना उठा के पॉकेट में डाल के आप ले गए। वेदर दिस इज थेफ्ट? आंसर इज नो। तो क्या चीज सबसे पहली चीज थेफ्ट में दिमाग में आनी चाहिए? एक तो आ गई मूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा इंटेंशन क्या होने चाहिए? गलत। इतना समझ में आ रहा है? और सोचना और क्या होना चाहिए? और एग्जांपल देता हूं। एक तो आपको क्या समझ में आई? इंटेंशन रॉन्ग होनी चाहिए। एक आपको क्या समझ में आया? मूवेबल होना। और क्वेश्चन, एक्चुअली मैं जब जा रहा था स्टेयर्स में, मेरा ना फोन निकल के नीचे गिर गया था, या मेरी सीट पे रह गया था, मतलब सीट पे छोड़ो, मैं कहीं बाहर जा रहा था और नीचे गिर गया स्टेयर्स में, आपने उसको उठा लिया। वेदर दिस इज थेफ्ट? वाई? क्यों? इंटेंशन क्यों रॉन्ग? इंटेंशन तो है ना उठाना।
आपको पता था उठाते टाइम पे कि भाई मेरा तो है नहीं, फिर भी आपने उठा लिया। इंटेंशन छोड़ दो, मैं इंटेंशन का तो एग्जांपल दे चुका हूं, अब और सोचो, इंटेंशन से बाहर आओ और सोचो। चोरी क्यों है? चोरी नहीं है, क्यों नहीं है, बस ये बता दो। पूरा प्रोविजन आपको समझा रहा हूं, बस पढ़ना मत, पूरा लर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, बस फोकस बनाए रखना मेरे साथ साथ। चोरी नहीं है, बट क्यों नहीं है? थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ माई, मतलब सामने वाले के पोजेशन में वो चीज होनी चाहिए, उसके कंट्रोल में से अगर आपने उठाई है विद बैड इंटेंशन और वो मूवेबल है तो ही वो चोरी मानी। क्या आपने मेरे पोजेशन में से उठाई है, टेक अवे की है, या फिर आपको तो पड़ी मिली थी फाइंड, तो वो कभी भी चोरी नहीं। वो क्या माना जाएगा वो भी थोड़ी देर बाद या कल पढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो क्या माना जाएगा? क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। मिस एप्रोप्रिएट, आपकी ड्यूटी बनती थी सही मालिक को ढूंढना, बट आपने अपना बना लिया। दिस इज नॉट थेफ्ट, मिस एप्रोप्रिएशन। पहले वाला एग्जांपल क्या था? मोबाइल अपना समझ के ले गए, दिस इज नॉट थेफ्ट, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। आ रहा है समझ में? यस और नो? और सुनो बहुत ध्यान से, मजा आ रहा है कॉन्सेप्ट समझने में? मैंने आपको बुक पढ़ने के लिए दी, मैंने क्या बोला? आप जो भी चाहो मेरी बुक्स ले जाया करो, बाहर लाइब्रेरी है मेरी, उसमें से जो भी बुक्स पढ़ने के लिए चाहो तो ले जाओ। आप बुक ले गए, बट आपने उस बुक को लौटाया नहीं, वेदर दिस इज थेफ्ट? नहीं। आपको मैंने दिया था ना पावर बुक लेके जाना, तो इसका मतलब आपने विद आउट पोजेशन में से तो मेरे में से लिया, बट क्या विदाउट माई ऑर्डर लिया? बट क्या मुझे बताओ ये थेफ्ट माना जाएगा? दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कम ऑन, ब्रीच ऑफ, मेरा विश्वास आपने तोड़ा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ। क्या मिस एप्रोप्रिएशन समझ में आ रहा ऊपर ऊपर से? कि आपकी ड्यूटी बनती थी, आप उसको सही बायर को ढूंढो, सही मालिक को ढूंढो, आपने नहीं ढूंढा। आपने गलती से उठा भी लिया तो आपकी ड्यूटी बनती थी उसको वापस देना, आपने नहीं किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। मैंने विश्वास से कोई चीज आपको दी थी, आप गाड़ी मांग के ले गए थे कि सर आज के लिए दे दो, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। आप ले गए और आपने उसको इंटेंशनली क्या कर दिया? बेच दिया। वेदर दिस इज थेफ्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूं, मैं वेयर हाउस में अपना फर्नीचर रख के जा रहा हूं, ड्यूटी बनती है फर्नीचर वाले, वेयर हाउस वाले की कि जब मैं वापस आऊं मुझे दे, बट उसने मुझे नहीं दिया और उसको बेच दिया। वेदर दिस इज थेफ्ट, मेरे पोजेशन से कहां लिया? मैं खुद पोजेशन देके आया हूं। आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में? दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्या 3 कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? बोल दो। थेफ्ट में क्या क्या चीज चेक करनी है? बैड इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, और तीसरा आउट ऑफ द पोजेशन। और क्यों लिया आपने? पोजेशन लेने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? सामने वाले को, मतलब उसको अपनी बनाना, या उसको किसी भी बैड इंटेंशन से क्या करना? आगे बेच देना। क्या समझ में आ रहा है? एक बार अब सारे बच्चे ना, मैंने 3 प्रोविजन एक बार में आपको समझा दिए हैं, प्लीज भूलना मत जो प्रोविजन है कि थेफ्ट से ही रिलेट होता है। इधर देखो सारे बच्चे, थेफ्ट सेक्शन 303 सब सेक्शन 1 क्या बताता है? मीनिंग बोल लो, डेफिनेशन बोल लो थेफ्ट की। तो लिखो, देखो सारे बच्चे क्या लिखा है? हुएवर। ये जब भी क्रिमिनल लॉज में हुएवर वर्ड यूज होगा, ये उसके लिए यूज होगा, कल्प्रिट के लिए, मतलब जो एक्यूज्ड होगा, जिसके ऊपर आरोप लगा है, ये उसके लिए यूज होगा। हुएवर मतलब एनी पर्सन, जो एक्यूज्ड है। लिख लेना चाहिए आप, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जिसके ऊपर आरोप लगा है, जो क्या है? एक्यूज्ड। किस चीज का? एनी पर्सन इंटेंडिंग टू टेक, पहली वो आ रहा है डिसऑनेस्टली। हाँ जी, उठाते टाइम पर ही आपकी इंटेंशन क्या थी? प्लीज प्लीज सामने ध्यान दो। उठाते टाइम पे हुएवर इंटेंडिंग विद बैड इंटेंशन क्या कर रहा है? टू टेक डिसऑनेस्टली, इंटेंशन ही रॉन्ग है आपकी। सबसे पहली चीज क्या समझ में आ रही है बच्चों? मेंजरिया। ऐसे लिख लेना इसको, अभी बस लिख के छोड़ दो, अभी समझा रहा हूं, बुक में लिख लेना यहां पर। विद एन इंटेंशन टू कोज रोंगफुल लॉस। रोंगफुल लॉस का मतलब होता है उसको नुकसान होना नहीं चाहिए था, फिर भी उसको नुकसान पहुंचाना। भाई मेरे को, मेरा मोबाइल मेरा है तो नुकसान क्यों होना चाहिए था? आपने फिर भी रोंगफुल लॉस मुझे किया। रोंगफुल लॉस का मतलब है एज पर लॉ मुझे नुकसान, फिर भी आपने मुझे लॉस किया। या और आपका फायदा होना नहीं चाहिए था,
और wrongful gain to himself। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक इसी बात से एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ये समझ में आ रहा है? आपका हक ही नहीं था फायदा लेने का, फिर भी आपने फायदा ले लिया, और मेरा कोई लॉफुल नुकसान होना ही नहीं चाहिए था, फिर भी आपने मुझे नुकसान कर दिया। मेरा मोबाइल आपको पता है, आपको अच्छा लग रहा है, आपने मांगा, मैंने नहीं दिया, आपने उठा के उसको तोड़ दिया, नीचे हाथ से गिरा के और उस पर पैर मार दिया, तोड़ दिया, आपका भी नहीं हुआ वो, क्या थेफ्ट माना जाएगा? यस। रोंगफुल लॉस तो हुआ ना मुझे, सही आपको गेन नहीं हुआ, बट मुझे तो लॉस हुआ। बोल दो। आ रही है विद वाइडर इंटेंशन, कहीं लिखा नहीं है, बट जब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं, जब ये चीज निकल के आती है, भले वो चीज आपने अपने नहीं बनाई, बट आपके उस एक्ट की वजह से विद बैड, अच्छा गलती से आपका हाथ लग के गिर गया, क्वेश्चन पूछना है, थेफ्ट नहीं है। विद बैड बोला ना वर्ड, डिसऑनेस्टली। याद है मेंजरिया वाली क्लास मेरी, जब मैंने क्या बोला था, मेंजरिया का जो केस होगा, आपको डायरेक्टली वर्ड मेंजरिया पूरे के पूरे बीएनएस में कहीं नहीं दिखेगा, बट क्या वर्ड दिखेंगे? डिसऑनेस्टली, इंटेंशनली, ऐसे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। क्या आ गया वर्ड? विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मतलब सामने वाले को नुकसान हो जाए, बस मेरा ना भी हो तो उसको तो नुकसान हो गया, या मेरा वो बन जाए। क्या समझ में आ गया डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मतलब? विद रोंगफुल गेन या रोंगफुल लॉस। पहला वर्ड क्लियर है। दूसरा अभी तो समझा है, क्या होना चाहिए वो? मूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरा, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। चौथा, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। क्या कंसेंट वाली बात पे तो मैंने इसको नया टॉपिक लेके आऊं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला। बोलो ना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वहां मैंने कंसेंट दी होती है और आपने फिर उस विश्वास को तोड़ा है, तो दिस इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। बट थेफ्ट में क्या है? कंसेंट नहीं है। मेरे से पूछ के थोड़ा मोबाइल ले गए थे आप, या मुझे बोल के लेके जाते, सर एक बार बस मैं यूज कर लूं, दिस इज माई कंसेंट, तो थेफ्ट कभी भी नहीं माना जाता। पांचवा, मूव्स दैट प्रॉपर्टी। मूव्स का मतलब है वहां से ले लेना, मेरे पोजेशन में से, आउट ऑफ पोजेशन, मेरे पोजेशन में से मूव कर लेना, ले लेना। इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। जैसे आप उसको उठाओगे वो क्या बन जाएगा? थेफ्ट बन जाएगा। चाहे उसके बाद आपने उसको तोड़ा, चाहे आप उसके बाद आपने उसको बेचा, चाहे उसके बाद आपने अपनी पॉकेट में डाला, अपना बनाया, जैसे ही आप बैड इंटेंशन के साथ मेरे पोजेशन में से वो प्रॉपर्टी विदाउट माय कंसेंट, मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप उठाओगे, उसी मोमेंट वो एक्ट आपका, जैसे आपने मूव किया मेरे यहां से, वो एक्ट आपका क्या बन जाएगा? थेफ्ट मान लिया। आ गया समझ में? फिर अच्छे तरीके से दोबारा पढ़ लो उसको शांति से एक बार। कहीं जाना है क्या आपको निकल के? ये यहां से चले जाओ जिसको जाना। चार बातें याद रखी, whoever accused, चार बातें बोल दो फटाफट। पहली, इंटेंट्स टू, क्या इंटेंशन है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन से मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी पर्सन के पोजेशन में से विदाउट माय कंसेंट अगर मूव करता है। पांचवी बात लिख लेना है, क्या करता है? मूव कर लेता है। तो जैसे ही आपने मूवमेंट की, उठाया, उसी मूवमेंट वो क्या मान लिया जाएगा? थेफ्ट मान लिया। उम्मीद है तीन कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अगर कंसेंट थी मेरी तो थेफ्ट है, क्या है? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर पोजेशन में नहीं था मेरा, मेरा तो कहीं पे गिर गया था, मेरी तरफ से तो गुम हो गया था, और फिर आपने उसको अपना बनाया, वो क्या है? ट्रस्ट। थेफ्ट, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। बच्चों की ना पूरा बैच चला जाता है, पूरी जिंदगी निकल जाती है इन तीन चीजों में, डिफरेंस समझ में नहीं आता। अगर आपको आया है तो यू आर वेल एनफ, आपका दिमाग सही काम कर रहा है। आ रहा है तीनों चीजों में। अगर मेरी कंसेंट थी, मतलब मेरा विश्वास था, विश्वासघात किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ। मेरी इंटेंशन नहीं थी, मेरी कंसेंट नहीं थी, आपने भी मेरे पोजेशन में से नहीं लिया, आपने मेरे पोजेशन में से नहीं लिया, आपको बाहर पड़ा हुआ मिला है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। थेफ्ट, आउट ऑफ पोजेशन अगर वर्ड नहीं है, मेरे पोजेशन में से पहले ही मेरे पोजेशन में नहीं था, तो वर्ड ना थेफ्ट होगा ना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, क्या होगा? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। उम्मीद है सब बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है जी। अच्छा इसमें एक ऐड और करता हूं, जो आपने उसको अपना बनाया, मूवमेंट की, मेरे पोजेशन में से अपना बनाया, उठाया, आपने चुपके से किया होगा या फिर सामने मेरे को पिस्टल लगा के, गन लगा के किया होगा? चौथा ऑफेंस आ गया।
अगर चुपके से मेरे यहां से उठा लिया, मेरी पॉकेट में से मार लिया, बस होता ना, बस में से पॉकेट में से फोन निकाल लिया, दिस इज थेफ्ट। बट जेब कतरे, थेफ्ट। बट वहीं पर अगर सामने से बंदूक लगा के आपने मेरा फोन अपना लिया, जैसे रात के टाइम हम स्टेशन वगैरह पे से आते हैं तो क्राइम करने के लिए वो मेरे को जबरदस्ती दबोच के सामान छीन लेते हैं, स्नैचिंग, तो दिस इज स्नैचिंग, दिस इज छीन के भाग जाना, स्नैचिंग। बट वहीं पर अगर दो तीन लोग आए या एक भी आया और आपको डरा के धमका के और फिर वो मोबाइल आपको अपना ले लिया, तो वो क्या बनेगा? रॉबरी। क्या बनेगा? रॉबरी। आ रही है चीज समझ में? स्नैचिंग वर्ड बेसिकली आप चेन से मत रखना, चेन स्नैचिंग वर्ड यूज करते हैं। अभी पूरी डेफिनेशन आई है न्यू लॉ में स्नैचिंग की, पहले नहीं होता था, वहां मैं समझाऊंगा। बट अभी के लिए ये समझ लो, स्नैचिंग का मतलब क्या है? कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को छीनना और भाग जाना। छीनना, बट वहीं पे छीन के नहीं भाग रहा हूं, सामने गन लगा रहा हूं, हां मोबाइल निकाल, रॉबरी। और अगर हम एक नहीं है, 5 या 5 से ज्यादा है तो डेकोइटी। लो जी, एक डेफिनेशन में सारे ऑफेंस आपको नपवा दिए। कम ऑन, सामने ध्यान सारे बच्चों का। अगर चुपके से मेरा मोबाइल अपना बना रहे हो, थेफ्ट। चुपके से नहीं, छीन के भाग रहे हो, स्नेचिंग। भाग नहीं रहे हो, सामने गन लगा के मेरे सर पे खड़े हो, रॉबरी। 5 से ज्यादा हो, 5 या 5 से ज्यादा, डेकोइटी। आगे सब बच्चों को समझ में? चलो जी, एक डेफिनेशन से पूरा, मैं कह रहा हूं आने वाला पूरा चैप्टर समझा दिया आपको मैंने, एक डेफिनेशन से। अब एक बार दोबारा पढ़ लो इसको। देखो, अगर वैसे ना पेपर में मत लिखना, बट अगर विदाउट कंसेंट वाला एलिमेंट प्रेजेंट है तो इसको क्या मान लो? मतलब अगर विद कंसेंट वाला एलिमेंट है तो क्या मान लो? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ। अगर मान लो मैंने कंसेंट से दिया था तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मेरे पोजेशन में नहीं था, आपके पोजेशन में था, तो इसको क्या मान लो? अब आपको ना जब टॉपिक पढ़ोगे तो पहले से सब आता होगा। अगर ये वाला एलिमेंट मिसिंग है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? और अगर यहीं पे फोर्स का यूज हुआ, फोर्स, कैसा फोर्स? कि मैं आपको जान से मार दूंगा या मैं आपको हर्ट कर दूंगा, है ना, इंस्टेंट डेथ, कि मैं आपकी एक बस मारने वाला हूं या गोली चला के और आपको डरा के फिर लेके जाऊं, तो वो क्या है? रॉबरी। समझ में आ रहा है? फोर्स कैसा है? डेथ, आपको अपनी जान का खतरा है, या तो कर चुका हूं, मार चुका हूं, या फिर क्या? एप्रीहेंशन, फियर, कि मैं मार दूंगा तुम्हें या तुम्हारे किसी अपने को, वो क्या है? फोर्स का यूज करना। अभी ना एक वर्ड और रहता है इसमें, एक्सटोर्शन, वो मैं समझाऊंगा आपको एक्सटोर्शन में। इतना समझ में आ रहा है? रॉबरी चुपके से ले गया, थेफ्ट। फोर्सफुली, क्या फोर्स? कि तुम्हें मैं मारने, या तो चला चुका हूं गोली में, या मैं बोल रहा हूं मैं गोली चला दूंगा, मुझे अपना मोबाइल दे दे, रॉबरी। और अगर रॉबरी में +5% मिल जाए तो चलो जी, स्नैचिंग नया डिफाइन किया गया है। अब मैं डरा नहीं रहा हूं कि मैं आपको मारने वाला हूं, छीन के भाग रहे बाइक पे आके, स्नैचिंग। समझ में आ गया सब बच्चों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट? चलिए, अब मैं कह रहा हूं रीड का काम रहेगा, फटाफट पढ़ लो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ थेफ्ट। सच्ची बता रहा हूं, बच्चों को ना पूरा पूरा निकल जाता है, इनमें क्लैरिटी नहीं आती है कि इन सारे टर्म्स में डिफरेंस क्या है, और आपने एक लाइन में सबका डिफरेंस समझ लिया, एक लाइन में। एक्सटोर्शन और इसमें समझ लो, जब सारे समझ रहे हो तो एक लास्ट चीज और समझ लो, एक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन में क्या है? मैं आपकी मोबाइल को खुद से नहीं ले रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं तुझे मारने वाला हूं, मैं मारने वाला हूं, मारा नहीं है उसमें। इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, इंस्टेंट फियर ऑफ हर्ट, होने वाला है आपके साथ ये काम, डरा रहा हूं, या आप या आपके बच्चे के साथ होता है किडनैप कर लेना आपके बच्चे को, सामने बच्चा खड़ा है, ले मैं मार, इंस्टेंट होना चाहिए, लेकिन वो सामने सामने आपके बच्चे के सर पे गोली लेके खड़ा हूं, किडनैप करके फिरौती मांग रहा हूं, वो नहीं होगा। सामने बच्चे के सामने गन लगा खड़ा हूं, या तो ये मोबाइल मुझे दे दे,
या ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे लिख दे, या ये सिक्योरिटी कोई मेरे फेवर में प्रोमिसरी नोट बना के दे दे, या ये ज्वेलरी मुझे दे दे, दे दे, मैं खुद से नहीं छीन रहा हूं, मैं खुद से ले नहीं रहा हूं, दे दे मेरे नाम पे कर दे। तीन चीजें होती है वहां, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी सिक्योरिटी, और या ऐसी चीज ब्लैंक पेपर पे साइन करवाना, वो क्या माना जाएगा? एक्सटोर्शन। आउट वहां करानी है मैंने डेथ, मैंने गोली नहीं चलाई है, आउट ऑफ द फियर कि मैं करने वाला हूं, और वो भी इंस्टेंट, बस जाने वाला तू या तेरा बच्चा या कोई भी तेरा ऐसा पर्सन जिससे तू रिलेटेड है, तो वो क्या माना जाएगा? एक्सटोर्शन। वहां मैं खुद से मूव नहीं करूं, वहां किसका एग्जाम्पल होगा? वो मूव मैं खुद से नहीं करूंगा, वो एग्जाम्पल किसका होगा? एक्सटोर्शन। आप खुद से मुझे डिलीवर करोगे, याद रखना उसमें क्या चीज होती है? डिलीवर करना। अगर आप खुद से मुझे डिलीवर करोगे आउट ऑफ द फियर कि तुम मरने वाले हो, बस इंस्टेंट सर पे गन कड़ी है, या फिर तुम्हारा कोई अपना मरने वाला है, वो क्या है? एक्सटोर्शन। बोलो क्या बोल रहे थे? वो भी एक्सटोर्शन। मैं करूं या मेरे बिहाफ पर कोई और करे, एक्सटोर्शन। क्लियर है सब बच्चों को? तो मैंने सारे ऑफेंस आप लोगों को समझा दिए इसमें। आइए फटाफट से एसेंशियल एलिमेंट पढ़ लो। अभी थेफ्ट और सारे दिमाग में से निकाल दो। अभी कहां है हम? थेफ्ट। तो थेफ्ट में क्या है? इंटेंशन टू डिसऑनेस्टली टेक द प्रॉपर्टी। इंटेंशन थी ना अपनी बनाना। मूवेबल, टेकन आउट ऑफ द पोजेशन विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट। और लास्ट, मूव्ड इन ऑर्डर टू टेक दैट प्रॉपर्टी। क्यों मूव कर रहे हो? अपनी बनाने के लिए आप उसको उठा रहे हो। अपनी बनाना है मतलब तोड़ना है कि मुझसे नुकसान हो जाए, या आप खुद का यूज करना चाह रहे हो, बेचना चाह रहे हो, मतलब आपकी इंटेंशन ही मूव करने की क्या है? उसको किसी भी तरीके से मेरे को रोंगफुल लॉस करना या आपको रोंगफुल गेन करना, इंटेंशन होनी चाहिए। रोंगफुल गेन मतलब लॉफुली वो आपका था ही नहीं, फिर भी अपना बेनिफिट लेना। रोंगफुल लॉस मतलब लॉफुली मुझे नुकसान होना ही नहीं चाहिए था, मेरा मोबाइल मैंने पैसा लगाया, फिर भी मुझे नुकसान पहुंचाना। तो क्या है जी? ये इंटेंशन अगर आपकी है तो उसको थेफ्ट माना जाएगा। इधर देखो अब सारे बच्चे, इसके साथ ना 5 एक्सेप्शन एक ना लाइन में लिख लो। थेफ्ट को थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, ऑल्दो आपको ये भी लर्न हो चुका है सब बच्चों को लर्न, फिर भी मैं थेफ्ट को थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं। यहां नीचे जगह होगी तो यहां लिखवा देता हूं। एक लाइन का ही काम है, बस छोटी सी, आप बुक में लिख लो, कहीं ना कहीं लिखो। क्विक नोट्स अगर मैं थेफ्ट के बताऊं, द एक्ट ऑफ taking someone else movable property without their consent. बस the act of taking someone else movable property without their consent theft है। इतना सारा क्या सिर्फ एक लाइन में कर लिया? बट आपको अगर वो लर्न हो गया तो बेटर रहेगा, वही आप लिख के आना। जिस बच्चे को नहीं हुआ फिर वो बोलता है इजी करवा दो, तो उसके लिए मैंने लाइन लिखवा दी, अदरवाइज आपको तो मैंने वही 5 पॉइंट लर्न करवा दिए। क्लियर है सब बच्चों को? ऑल्दो पता है 5 एक्सप्लेनेशन है, अगर मैं बेरेक्ट आपको पढ़ाऊं तो यहाँ 5 एक्सप्लेनेशन है। हमारे सिलेबस में ओनली 2 दी गई है। आईसीएसआई ने एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और एक्सप्लेनेशन नंबर 3 दी है, भले डाल 2 दिया है, बट अगर बेरेक्ट में चेक करोगे तो कौन सा एक्सप्लेनेशन नंबर है? 3। बीच में से 2 नंबर उड़ा दी, एक 3 नंबर और एक 4 और 5। एग्जाम्पल ना आपको मैं फर्स्ट का, थर्ड का और 5 का भी दूंगा, मतलब 4 का भी दूंगा, फोर्थ बता ही नहीं। बट क्या आप किसी के जानवर को उठा रहे हो, वेदर आप किसी के जानवर को, पशु को उठा रहे हो, तो क्या वो भी तो थेफ्ट माना जाएगा? तो देखो इधर सारे बच्चे, पहला एग्जाम्पल मूवेबल और इमूवेबल के ऊपर एग्जाम्पल बन रहा है। एग्जाम्पल का मतलब इलस्ट्रेशन। पहले जो एक्सप्लेनेशन आ रही है लो में, सर मूवेबल वर्ड यूज किया कि मूवेबल का भी थेफ्ट माना जाएगा। अगर हम किसी की बाग में फसल लगी है, फसल, रात को फसल काट के ले जाए, तो वेदर दिस इज मूवेबल थेफ्ट और नॉट? क्यों? फसल तो जमीन से अटैच नहीं है। समथिंग अटैच टू द अर्थ इज इमूवेबल, बट ये तो अटैच है ना, बट विच, जब तक वो इमूवेबल है, जब तक वो अटैच है। अगर उसको सीवर्ड कर दिया गया, सीवर्ड मतलब सेपरेट करना पॉसिबल है, और वो कर दिया गया है, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? उसका नेचर मूवेबल में। आ रहा है इतना सब बच्चों को समझ में? वुड, ट्री, जो पेड़ खड़ा होता है, अगर आप उसको काट के ले जाओ तो क्या माना जाएगा? थेफ्ट।
क्या माना जाएगा? पढ़ लो ना एक्सप्लेनेशन नंबर 1, फटाफट पढ़ लो सारा बच्चा। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 देखो लिखा है ना, अ थिंग सो लॉन्ग एज, जब तक वो अटैच है जमीन पर, नॉट बीइंग एंड इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, बट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, कब मानी जाएगी? एज सुन एज इट इज सीवर्ड फ्रॉम द अर्थ। सीवर्ड का मतलब सेपरेट, जैसे ही उसको सेपरेट किया जाएगा, करना पॉसिबल है, तभी वो क्या बन जाएगी? मूवेबल मान ली, जैसे वुड ऑफ द ट्री। बोल दो। अब ये ना एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है एज पर लो, बट आप एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ही पढ़ो तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? 2 वाली आईसीएसएन ने उड़ा दी, 3 वाली डाल रहा है, उसको क्या नंबर लगा के डाल रहा है? 2। कौन बच्चा ये नहीं पढ़ना प्लीज, एग्जाम्पल मत पढ़ना, यहां से पढ़ के मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है। बोलो बच्चों, आ रहा है कुछ समझ में? क्या एग्जाम्पल पढ़ लोगे तो आ जाएगा, एग्जाम्पल मत पढ़ना। बताओ। वो तो पहले में भी आ जाएगा। कौन सा पढ़ रहे हो आप? ये पढ़ रहे हो ना, ये वाली? ये कह रहा हूं मैं पढ़ने की, ये तो पढ़ा चुका हूं मैं। ये सुन लो, मेरे पास ऑयल है, मान लो ऑलिव ऑयल है, ठीक है, बहुत महंगा होता है, जो अच्छी क्वालिटी का होगा। तो आप, मेरे पोजेशन में है वो, आप उसको खुद से नहीं लेके जा रहे हो, आपने उसकी टैप खोल दी और वो बह के सारा नाली में चला गया। वेदर दिस इज थेफ्ट? यस। रोंगफुल लॉस। अगर लेके जा रहे हो, रोंगफुल गेन, फिर भी थेफ्ट है। आप लेके नहीं जा रहे हो बट मुझे नुकसान हो रहा है, रोंगफुल लॉस। वेदर दिस इज थेफ्ट? यस। ऑल्दो आईसीएसआई ने चीज कहीं नहीं लिखी थी रोंगफुल गेन और रोंगफुल लॉस, बट अगर ये आप समझ जाओगे तो क्या आपके लिए कॉन्सेप्ट और इजी हो जाता है एग्जाम्पल से समझना। तो ध्यान से सारे बच्चे बस एग्जाम्पल समझ लो, ये ना भी समझो तो काम चलेगा। अगर वो ऑब्स्टेकल, वो हर्डल जो आप, मैंने उसको टैप बंद करके रखा था, या क्या होता है कई बार उस पर कोई कपड़ा बांध के रखते हैं, आपको पता है कपड़ा हटा दिया तो सारा नुकसान हो जाएगा, आपने फिर भी उस कपड़े को हटा दिया जानबूझ करके मुझे नुकसान हो। वेदर दिस इज थेफ्ट? यस। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 बोलती है, बस एग्जांपल पढ़ लो। ओपनिंग द टैप फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग द एक्सपेंसिव लिक्विड कैप्ट देयर अंडर, जो भी उसके अंदर है उसको लेके जाने की इंटेंशन से, क्या वो थेफ्ट माना जाएगा? यस। आप ये मत बोलना सर वो कौन सा आप अपने साथ साथ लेके घूम रहे थे, फिर वो तो कहीं और रखा है ना, वो थेफ्ट नहीं माना जाना चाहिए, वो तो रोबरी होना चाहिए। आंसर इज नो, वो क्या माना जाएगा? थेफ्ट माना जाएगा। भले वो मेरे पास नहीं था, बाहर था, आपने जाते जाते टैप खोलकर उसमें से बोतल भर के ले गए, फिर भी वो थेफ्ट माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन ने बोल दिया तो माना जाएगा। अब एक एग्जाम्पल सुनो सारे बच्चे, एनिमल वाला मैंने कहीं लिखा था आपके लिए, चलिए सुनो। कौन से सिचुएशन है विच डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट थेफ्ट? कब ऐसा होगा कि हम उसको थेफ्ट नहीं मानेंगे, चोरी नहीं मानेंगे? पढ़ना एक बार, मैं आपसे पूछता हूं, चलो मैं आपसे पूछता हूं, फिर उसके बाद पढ़ लेना। विच कॉन्स्टिट्यूट थेफ्ट, पहले क्या पढ़ लेते हैं? कॉन्स्टिट्यूट थेफ्ट, और फिर क्या पढ़ लेंगे? विच डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट थेफ्ट। ये तो आपको मैं समझा चुका हूं, तो पढ़ लो पहले वाला, ट्री वाला पढ़ लो, कि अगर आप इस इंटेंशन से मेरे पेड़ को काट के लेके जाते हो चोरी रात को या कभी भी, तो क्या मानी जाएगी? थेफ्ट। पढ़ना जरा, पढ़ो पढ़ो, आवाज आनी चाहिए यार।
ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड, मतलब मेरी लैंड पे से आप पेड़ को काट देते हो विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली, बोला था ना मेरे को लॉस हो और आपको गेन हो, टेकिंग द ट्री आउट ऑफ जेड्स पोजेशन विदाउट एयर एज सुन एज ए हैज सीवर्ड द ट्री इन ऑर्डर टू टेक सच टेकिंग ही हैज कमिटेड। ऊपर समझाना ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में, तो यहां लिख लेना दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लेनेशन 1। आगे ये जो एग्जाम्पल है ना, ये आप किसका पढ़ोगे, एक्सप्लेनेशन नंबर 4 का, बट आईसीएसआई ने आपके सिलेबस में एक्सप्लेनेशन नंबर 4 नहीं दी। ये किसका एग्जाम्पल पढ़ोगे, 4 का, बट एक्सप्लेनेशन नंबर 4 डिफाइन नहीं की गई, पढ़ लो आपको आ जाएगा। एक कुत्ते को मैं क्या कर रहा हूं, बेट, मतलब उसको बिस्किट डाल रहा हूं, उसको वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं बेट की हिंदी एग्जैक्टली, मतलब मैं उसको बिस्किट डाल रहा हूं उसके ना खाना कि उसको अट्रैक्ट कि उसको चोरी करने की नीयत से, तो क्या मुझे बताओ, मैं उसको बिस्किट डाल रहा हूं और बिस्किट डालकर वो मेरे साथ साथ चला गया, तो क्या वो थेफ्ट माना जाएगा? पढ़ लो जरा। टू फॉलो इट, कि मेरे साथ साथ चले। इंटेंशन टू बी डिसऑनेस्टली टू टेक द डॉग आउट ऑफ जेड्स पोजीशन विदाउट जेड्स कंसेंट, ए हैज कमिटेड थेफ्ट एज सून एज जेड्स डॉग हैज बिगन टू फॉलो इट। जैसे वो मेरे पीछे पीछे आना शुरू कर देगा, मैं डेली डाल रहा हूं, एक दिन डालने से तो कुत्ता वफादार होता है, बट यार 1 महीने तक 2 महीने तक मैं डाल रहा हूं उसको, मेरी ऐसा लग रहा है कि यार मैं सही अच्छा इंसान हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलता जाए, तो उस दिन जिस दिन वो मेरे पीछे चलना शुरू हुआ, उस दिन वो क्या मान ली जाएगी, चोरी मान ली जाएगी। क्लियर है सब बच्चों को? कब चोरी नहीं मानी जाएगी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूं और मैं ना वेयर हाउस वाले को अपना ना कुछ गोल्ड प्लेट्स है मेरे पास, कुछ प्लेट सिल्वर गोल्ड प्लेट है, वो देके जा रहा हूं, यार कीमती सामान है, कभी पीछे से चोर चोरी ना कर लें, और मैं आपको देके जा रहा हूं, मेरा वेयर हाउस में रख लो। वेयर हाउस पता है ना सबको क्या होता है, गवर्नमेंट वेयर हाउसेज में रख लो। आपने रखा और मैंने बोला था मैं वापिस आऊंगा ना, जो भी फीस होगी आपकी गोडाउन में रखने की, वेयर हाउस में रखने की, वो मैं पे कर दूंगा और मुझे मेरा प्लेट्स वापस दे देना। मेरे जाते ही आप लोग गोल्ड स्मिथ, आप लोग कहां चले गए, गोल्ड स्मिथ के पास, और वो प्लेट बेच आए गोल्ड स्मिथ को, सुनार को। तो मैं वापिस आया, मैं देख रहा हूं मेरी प्लेट ही नहीं है, आप कह रहे हो सर गुम हो गई वो, तो वेदर दिस इज थेफ्ट, आंसर इज नो। लगाओ तो वो सारी कंडीशन जो ऊपर पढ़ाई है, क्या मेरे पोजेशन में से उठाई है आपने? नहीं, तो आउट ऑफ पोजेशन नहीं है तो क्या माना जाएगा, मिस एप्रोप्रिएशन नहीं माना जाएगा। मैंने खुद आपको विश्वास से दी थी तो आपने विश्वासघात किया है, क्या माना जाएगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो लिख पढ़ लो फटाफट। एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कौन से सेक्शन में आएगा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन 316। कौन सा सेक्शन रेफर करना होगा, 316, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। पढ़ लो एक बार पहला एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन नंबर 3। बस दिमाग अपना ना ओपन रखना होगा, तभी आप कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। वो 5 कंडीशन ध्यान रख लेना थेफ्ट की, ठीक है ना। आउट ऑफ कंसेंट दिया है मैंने आपको और उसके बाद आपने उसके साथ घपला किया तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर पोजेशन में नहीं था और आपको कहीं पे पड़ा हुआ मिला है, मेरे पोजेशन में नहीं था, या मैंने आपको कंसेंट दे रखी है, फिर आप उसको ले जाके वापस नहीं दे रहे हो, मिस एप्रोप्रिएशन में भी आ सकता है, समझाऊंगा। बट अगर मेरे पोजेशन में नहीं था तब तक क्या समझ लो आप, मिस एप्रोप्रिएशन। अगर मेरे पोजेशन में भी है और मैंने कंसेंट भी नहीं दी और फिर भी आप उसको उठा के ले गए विद बैड इंटेंशन, तो क्या आएगा, थेफ्ट। एक्सप्लेनेशन नंबर 4, मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 4, सुन लो जरा ध्यान से। आप कहीं पे रोड पे जा रहे हो, आपको ना मस्त मेरा क्या फाइंड्स वर्ड आएगा, फाइंड। आपको वहां मेरी रिंग पड़ी हुई मिली, रोड पे मेरी रिंग पड़ी हुई मिली, अंगूठी। वेदर दिस इज थेफ्ट, वेदर दिस इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपने उसको उठा लिया, यू आर द फाइंडर ऑफ गुड्स, वेदर दिस इज एक्सटोर्शन, क्या होगा फिर ये, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। आपकी ड्यूटी बनती थी सही मालिक को ढूंढना, और अगर आपने रीजनेबल टाइम में सही मालिक को ढूंढा और वो नहीं मिला तो वो कुछ भी नहीं है, फिर वो ऑफेंस नहीं है। बट आपने उठाते ही उसको गोल्ड स्मिथ पे ले जाकर बेच दिया, दिस इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट।
आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की मालिक कौन है। भाई हॉलमार्क होता है, हॉलमार्क की शॉप पे जा सकते थे किस शॉप का है, और वहां सारा बिल कटते हैं, तो आप ढूंढ सकते थे, और आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की विद इन रीजनेबल टाइम, विद इन रीजनेबल मैनर, तो दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। बट अगर आप ढूंढ ही नहीं सकते थे, 100 रुपए का नोट मिला है, कैसे ढूंढ लोगे कौन इसका मालिक है, बोलो यार। तो कभी भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ना थेफ्ट ना मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। बट अगर आप उसको ढूंढ सकते थे कि कौन इसका मालिक है, और फिर भी आपने नहीं ढूंढा विद इन रीजनेबल टाइम, मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीना, और आपने उसको अपना बना लिया या बेच दिया, तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। लॉजिकली समझ में आ रही है ना बात। भाई ऐसा तो आप बोलोगे सर हमें तो पता नहीं क्या चीज मिल जाती है, तो इसका मतलब हम चोर, हम मिस एप्रोप्रिएशन में फंस जाएंगे हमेशा। कह रहे नहीं, क्या आप उसको ढूंढ सकते थे मालिक को, क्या आपकी ड्यूटी बनती थी फाइंडर ऑफ गुड्स की, यस और नो। और अगर आपने उसको नहीं निभाया तो आपको पकड़ा जा सकता है। और तो पता नहीं हमें डेली बेसिस पे क्या क्या चीजें मिल जाती होंगी, डेली का मतलब है कहीं ना कहीं पड़ी हुई मिल जाती है, तो हर बार कौन सा हम पकड़े जाते हैं, बट अगर पकड़े गए तो यस वो ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है जी, पढ़ लेना एक बार। दिस इज क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 300, 314 एंड 315। पढ़ लो फटाफट। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? तो मैं कहां कह रहा हूं कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में रोंगफुल गेन या रोंगफुल लॉस चेक करना है, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। मैंने क्या बोला है वहां, कंसेंट देखने, क्या मैंने आपको दे दे रखी थी, वो आपने विश्वासघात किया है। मैंने तो ये बोला ही नहीं कि रोंगफुल लॉस नहीं होगा वहां, नुकसान तो हो ही रहा है वहां भी। वो वर्ड नहीं है डिफरेंस चेक करने का, मैंने डिफरेंस चेक करने का तरीका ही क्या बताया था, क्या देखना है बस आपको, फिर आप उसको क्यों बीच में डिफरेंस में लेके आ रहे हो। ऑब्वियसली जब नुकसान होगा या फायदा होगा जब तो वो क्राइम माना जाएगा। अगर कोई नुकसान फायदा नहीं हुआ तो गलत भी नहीं है, फिर तो वो तो फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं रहेगा, थेफ्ट भी नहीं रहेगा। तो वो तो डिफरेंस करने का एक बेस ही नहीं है, जो आप कह रहे हो कि सर हुआ है, वो तो बेस ही नहीं है डिफरेंस करने का। बेसिक है, मेरी इच्छा से मैंने आपको दी थी और फिर आपने उसमें गलत किया है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मेरी बिना इच्छा के आप उठा के ले गए हो, थेफ्ट। मेरी गुम हो गई थी और वो आपको मिली, मिस एप्रोप्रिएशन। तो वो तो देखना ही नहीं ना जो आप दिखा रहे हो मेरे को कि रोंगफुल गेन और रोंगफुल लॉस है ना। इतना क्लियर है सब बच्चों को? शांति से जितना मैंने अभी तक इस सेक्शन में पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा दिया, बहुत कुछ। मैं कह रहा हूं फुल एनर्जेटिक, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। सिर्फ एक या दो टॉपिक रह गया होगा, फ्रॉड और फोर्जरी रह गया होगा, डिफॉर्मेशन, अदरवाइज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। शांति से इसको पढ़ो, कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। एक बार 5 एलिमेंट बताना, कौन कौन से बताए थे मैंने थेफ्ट के। पहला, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होने चाहिए। दूसरा, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तीसरा, आउट ऑफ द पोजेशन लेके जाओगे। चौथा, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट लेके जाओगे। और पांचवा, मूव करते ही वो क्या बन जाएगी, थेफ्ट बन जाएगी। इसमें अगर कंसेंट वाला एलिमेंट मिसिंग हो, मतलब मैंने कंसेंट खुद से दी है, तो क्या थेफ्ट माना जाएगा? नो। क्या माना जाएगा? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आउट ऑफ पोजेशन वाला एलिमेंट मिसिंग है, और कंसेंट तो ऑब्वियसली मिसिंग होगी उसमें, तो बोल दो। आउट ऑफ पोजेशन मतलब मेरे पास थी नहीं वो प्रॉपर्टी, मेरी तो गुम हो गई थी, ऑब्वियसली कंसेंट तो नहीं होगी ना फिर तो मेरी, तो वो क्या माना जाएगा, मिस अप्रोप्रिएशन। समझ में आ गया सब बच्चों को? और अगर आप चुपके से नहीं लेके जा रहे, सारी चीज ठीक है, बट जो मूव आपने किया है वो आपने फोर्सफुली किया है, आउट ऑफ द फियर ऑफ डेथ, मैं मार दूंगा या मार चुका हूं, तो क्या है, रॉबरी। और अगर 5 से ज्यादा थे तो डेकोइटी।
समझ में आ रही है बात सब बच्चों को? और अगर मैं आपको बोल रहा हूं तू मुझे डिलीवर कर, मेरे नाम पे ट्रांसफर कर, गन आपके सर पे लग के, इंस्टेंट डेथ, मारा नहीं है, आउट ऑफ द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, तुझे या तेरे किसी अपने को, एक्सटोर्शन। आ गया सब बच्चों को समझ में? बस एक बात ध्यान रखना, जो एक्सटोर्शन है ना वो हम मूवेबल का भी कर सकते हैं और इमूवेबल का भी। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ओनली मूवेबल का होगा। क्या बोला मैंने? थेफ्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये ऑलवेज किसके होंगे? सारे मूवेबल के। बट एक्सटोर्शन इमूवेबल का भी हो सकता है। मैं आपके सर पे गन रख के बोल रहा हूं मेरे नाम पे अपना घर कर दे, एक्सटोर्शन हो सकता है वो, ये ध्यान रखना। और सारी चीज सिर्फ मूवेबल में होंगी, बट ब्रीच ऑफ एक्सटोर्शन जो है वो इमूवेबल का भी हो सकता है। आ रहा है सब बच्चों को इतना समझ में? आओ जी। पनिशमेंट बहुत ध्यान से यार, मोस्ट इंपोर्टेंट है। थेफ्ट की पनिशमेंट क्या होगी? थेफ्ट की पनिशमेंट क्या होगी बच्चों? देखिए कितनी होगी, एक बार पढ़ना जरा आप, जो मैं आपसे मेहनत करवाई है मैंने स्टार्टिंग में, क्या आप वो वाला वर्ड फाइंड आउट कर पा रहे हो? ध्यान से पढ़ना बिल्कुल सारे बच्चे। पढ़ो, बड़े शरारती हो तुम दोनों, मैंने देखा है। ये सोचती थी अब तो नजर हटी गई होंगी। पढ़ो पढ़ो, बता, चलो बोल बोल के पढ़ो, बस पहली लाइन यहां तक पढ़ लो। पढ़ो, चलो आप पढ़ लो। हाँ हाँ हाँ। अकॉर्डिंग टू, आवाज भाई वैसे तो आवाज आती है, अभी आवाज नहीं आ रही, बोलो अकॉर्डिंग टू। बोलो यार, अब तो 303 सबसेक्शन 2 ऑफ प्रोवाइड्स पनिशमेंट, किस चीज की पनिशमेंट प्रोवाइड करता है? एंड स्टेट दैट हूएवर, मतलब एक्यूज्ड क्या करता है? कमिट्स, कर देता है। अटेम्प्ट टू कमिट की बात नहीं कर रहे, कमिट्स मतलब एक्चुअल। याद है वो स्टेजेस ऑफ क्राइम? पहली क्या बताया था स्टेजेस ऑफ क्राइम में? क्रिमिनल इंटेंशन, दूसरी प्रिपरेशन, तीसरी अटेम्प्ट, और चौथी एक्चुअल कमीशन। तो ये वो वाली बात, डिफरेंस आ रहा है, कमिट आ रहा है, वो सारी चीजें याद बेसिक। तो जो कमिट कर चुका है, जिसने चोरी को अंजाम दे दिया, मतलब चोरी कर चुका, फोन चुरा चुके हो। अब थेफ्ट वर्ड पे फोकस करना बच्चों, कमिट्स मतलब फोर्थ स्टेज। हर एक चीज काम आती है, अगर वो बेसिक आपने स्ट्रांग बनाए थे तो आज यहां आप सारी चीज समझ पाओगे। आ रही है बात समझ में? आगे पढ़ो पढ़ो। शैल बी पनिश्ड विद ऑफ फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years, और मतलब जरूरी नहीं है फाइन देना, दे भी सकता है, और फाइन प्लस इंप्रिजनमेंट भी दे सकता है, ओनली फाइन भी दे सकता है, ओनली इंप्रिजनमेंट भी दे सकता है। लेकिन मैक्सिमम कितनी सजा? फाइन कितना डिफाइन नहीं है, दोनों भी दे सकता है। 1 साल प्लस 10,000 फाइन चलेगा। बट याद आपको, अगर वो थेफ्ट का अमाउंट 5,000 रुपए से कम हो, तो जो आपने वैल्यू चुराया है सामान, वो कितने का है? 5,000 तक का है, तो कम्युनिटी सर्विस भी हो सकती है। याद आ रही है? बट वहां कंडीशन क्या थी? या तो आपको उतनी वैल्यू लौटानी पड़ेगी, 5,000 रुपए, 4,000 रुपए, जितने का भी था, या वो प्रॉपर्टी आपके पास है तो वो रिटर्न करनी पड़ेगी। दोनों में से काम करने पड़ेंगे, एंड कम्युनिटी सर्विस आपको ग्रांट की जाए। लेकिन वैल्यू कितनी थी? चीजों को रिलेट किया करो, याद रखा करो। आगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, यहां वर्ड लिखा है इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईदर आइदर? जो भी आप इसके डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होगा? याद है पनिशमेंट सेक्शन 4, वहां मैंने एक तो डेथ सेंटेंस बोली थी, डेथ सेंटेंस को तो हटा दो यहां से। बोला ना इंप्रिजनमेंट, तो डेथ सेंटेंस को तो, याद है इंप्रिजनमेंट के टाइप कुछ बताए थे मैंने? रिग्रेस, लाइफ को भी हटा दो, लाइफ के बीच में घुसा रहे हो, रिग्रेस, और क्या समझ में आ रही है बात? तो इसको वो रिग्रेस भी कर सकते हैं और वो सिंपल भी कर सकते हैं। आ रहा है समझ? तो लो नहीं बोला है, जज के ऊपर डिपेंड करता है, मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। वो जो आपको सजा देगा ना 3 साल तक की, वो रिग्रेस भी हो सकती है, मतलब पत्थर तुड़वाने भी, हार्ड वर्किंग लेबर भी हो सकती है, और वो सिंपल भी हो सकती है। नाउ इट डिपेंड अपॉन द
जज, मजिस्ट्रेट। ओके जी, सब बच्चों को ऐसे फोकस किया करो यार, चीजों को रिलेट किया करो। कहां से रिलेट किया मैंने? ये सेक्शन 4 ऑफ बीएनएस। वहां क्या बताया था? इंप्रिजनमेंट कितने तरीके की? 2। तो इधर का मतलब रिग्रेस भी हो सकती है और सिम। तो इसको एरो लगा लिख लेना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इधर? एज पर सेक्शन 4, एज पर सेक्शन 4 ऑफ, बार बार नहीं बताऊंगा, बस यहां बता रहा हूं। जहां भी वर्ड इधर आएगा वहां पे आपको अपने आप दिमाग में लाना पड़ेगा कि क्या कह रहा हूं मैं। ये सिंपल भी हो सकती है बच्चों, और ये रिग्रेस भी हो सकती है। क्या इंटरप्रिटेशन करने में मजा आ रहा है? अगर पहले का याद है, मैं जब भी बोलता हूं रिवीजन किया करो, तो ऑटोमेटिकली आप इसको रिलेट करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और जिसने नहीं रिवीजन किया होगा उसको कॉन्फिडेंस डाउन जाता जाएगा। समझ में आ रहा है? एक तो मैं बस हिंदी आपको बताता चला जाऊं, आपको रिटेन नहीं होगा अब, बट एक एक लाइन की अगर आप एनालिसिस करते जाओगे ना, आपको साथ साथ लर्न हो जाएगा अगर घर जाके पढ़ोगे तो। आगे बढ़ो सारे बच्चे, आगे बढ़िए। अब देखो इसके अंदर क्या है। एंड इन केस ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, अगर मान लो वो सेम चोरी आपने क्या की है, पहली बार नहीं, आपने सेकंड टाइम या सब्सिक्वेंट मतलब एक से ज्यादा बार की है, तो अब 3 साल तक की सजा नहीं है। अब सजा कितनी आएगी? एनी पर्सन अंडर दिस सेक्शन ही शैल बी पनिश्ड with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 5 years। कम से कम, वहां तो नहीं था ना कम से कम, वहां तो जज मजिस्ट्रेट आपको 1 दिन की भी सजा दे सकता है। होता है ना चोरी में कई बार 2 महीने की सजा सुना देते हैं, तो कम से कम उस केस में सेकंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस है, सेम चीटिंग आपने बार बार कर रहे हो, मतलब आप बार बार पकड़े जा रहे हो, पहले भी पकड़े जा चुके हो, तो कितनी? कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल। एंड फाइन, अब और फाइन नहीं है, जैसे ऊपर था ना, और फाइन दे भी सकते हैं और नहीं भी, जेल दे भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन अब क्या है? जेल भी देनी है, कम से कम 1 साल की जेल भी देनी है, और ज्यादा से ज्यादा 5 साल की, और फाइन भी लगाना है। एंड और में डिफरेंस समझ में आ रहा है आप सबको? चलो जी, अब देखो आगे। ये कम्युनिटी सर्विस वाला ऑलरेडी समझा चुका हूं। अगर आपने जो चोरी की है वो कितना? 5,000 रुपए तक का है, तो पर्सन जो कन्विक्टेड है फर्स्ट टाइम, ये भी बात ध्यान रखना, सब्सिक्वेंट नहीं होना चाहिए वो, बस एक ही बार आपको कम्युनिटी सर्विस ग्रांट एक ऑफेंस के लिए की जाएगी। शेल 2 चीजें होंगी, या तो रिटर्न कर दो या उसी चीज को वापस कर दो, या तो उसकी वैल्यू जितनी भी थी उसको वापस दे दो। मान लो 4,000 रुपए का मोबाइल चोरी किया था, तो 4,000 रुपए दे दो, मोबाइल नहीं है आपने बेच दिया। या फिर वो मोबाइल आपके पास है तो मोबाइल वापस दे दो, रिस्टोर। शैल बी पनिश्ड विद कम्युनिटी सर्विस। कहां बताया था कम्युनिटी सर्विस? अगेन सेक्शन 4 क्लोज एफ। आगे बढ़िए। However, there are different punishment for theft depending upon situation, which may understood with the help of below table। below table कर लेना यहां, below table। सब बच्चों को समझ में आ गया? इन जनरल थेफ्ट की पनिशमेंट कितनी है बच्चों? 3 साल, अप टू 3 years, और फाइन और, बट अगर वो सेकंड या सब्सिक्वेंट है तो कितनी? मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 5 साल, एंड फाइन। अगर वो अप टू 5,000 तक का स्टोलन वैल्यू है तो रिस्टोर कर दो प्रॉपर्टी को, या उसकी वैल्यू पे बैक कर दो। एंड कम्युनिटी सर्विस फॉर फर्स्ट टाइम ओनली। डन। अब देखो इसको समझने की कोशिश करो। अब अगर आपने जो चोरी की है वो कहां की है, ऐसे सेक्शन नंबर डाल लेना, आपके मॉड्यूल में नहीं है बट मैं डलवा रहा हूं। 305 लग जाएगा यहां, 306 लग जाएगा यहां, 307 लग जाएगा यहां, और फिर 308, 304 बीच में मिसिंग है। वो क्या था? अभी नया ऐड हुआ है, क्या है? स्नैचिंग। बता ना, स्नैचिंग मतलब क्या? विदाउट योर कंसेंट, है मूवेबल, बैड इंटेंशन, बट यहां प्रॉब्लम क्या है? मैंने मूव करते टाइम पर चुपके से मूव नहीं की, छीनी है, स्नैचिंग। ठीक है। अब ये देखो एक बार सारे बच्चे सामने, क्या है? थेफ्ट कहां हुई है? ड्वेलिंग हाउस, जहां पर रहते हो, घर में घुस के चोरी करना, या बस में जा रहे हो कहीं पे, मींस ट्रांसपोर्टेशन के मींस, ट्रेन में जा रहे हो, प्लेस ऑफ वर्शिप, मंदिर में जाके चोरी। अब हमारे सिलेबस में पूरी लिस्ट नहीं है, बट ये काफी सारी लिस्ट है कि यहां करिए यहां करिए, बस हमारे सिलेबस में 3-4 बातें याद रखना। ड्वेलिंग हाउस, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्लेस ऑफ वर्शिप। अगर यहां चोरी की है तो कितनी सजा होगी? कम से कम, मतलब मैक्सिमम 7, एंड फाइन, और नहीं है। देखो लर्न करनी पड़ेंगी आपको पनिशमेंट, सेक्शन भी लर्न करने पड़ेंगे आज की क्लास के। थेफ्ट वेफ्ट ये वाले आ जाते हैं पेपर में, मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, 20 मार्क्स तक का मान के चलना ही चैप्टर आएगा मिनिमम,
मतलब 20 से 25 नंबर का चैप्टर आएगा तो 5 क्वेश्चन बनेंगे, और 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन में तो कुछ भी पूछ लेंगे यार, 5 क्वेश्चन पूरे चैप्टर के तो बहुत हो जाते हैं। आगे बढ़िए। थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट, चोरी किसने की है? क्लर्क ने या सर्वेंट ने, इन पोजेशन ऑफ मास्टर, मेरे पास थी और वो बाहर बैठे हैं, वो चोरी किए जा रहे हैं। अब देखो, मान लो डेली के डेली आ रहे हैं और पेन चोरी करके लेके जा रहे हैं, पेन होते हैं ऑफिस में आते हैं, या हाईलाइटर चोरी करके लेके जा रहे हैं, या कोई और चीज, तो क्या माना जाएगा? थेफ्ट। कितनी सेम? 6 महीने तक की। ओके जी। आगे, थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग हर्ट और रिस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, क्या है ये? कौन बच्चा समझाएगा? थेफ्ट आफ्टर, करा नहीं आपने काम, अटेम्प्ट किया, प्रिपेयर किया, मेड फॉर कॉजिंग डेथ, मारने की इच्छा से, या मार चुके हैं मान लो। हर्ट, रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट का होता है किसी की फिजिकल मूवमेंट को रोकना, कैद करके, उसको रोक के, टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट। अगर आप किसी को फिजिकली, मतलब विद प्रिपेयर, अच्छा कर दिया तो रोबरी के अंदर आ जाएगा ना वो, एक तरह से। प्रिपरेशन वर्ड पे फोकस करना बार बार। क्या मैंने आपको बोला था फोर्स का यूज होते हुए रोबरी बन जाएगी या स्नैचिंग बन जाएगी? विदाउट फोर्स चुपके से निकालना क्या होता है यार? थेफ्ट। आपने प्रिपेयर कर लिया था मारने का, रोबरी की प्रिपरेशन की, ऐसे समझ लो आप। किस चीज की प्रिपरेशन की थी? रॉबरी की। बट वो आपने किया नहीं यूज, चुपके से ही निकल के आ गया वो पैसा। जब आप गए तो उस दिन देख रहे हो कि विजय स्टेडियम में ऊपर अभिषेक ऊपर गया हुआ है, मैं क्लास में बैठा हूं, आपकी प्रिपरेशन क्या थी? जाते अभिषेक को उड़ाऊंगा या बंदूक रखूंगा और लूंगा। बट देख रहे हो बाहर तो खाली पड़ा है, काउंटर पे से कोई चीज जो आपको चाहिए थी वो आपने उठाई और आप चले गए। क्या आ रही है बात समझ में? प्रिपरेशन तो की थी मारने की या हर्ट करने की, या अभिषेक को कैद करके जाने की, बांध के मुंह बांध के मैं ले जाऊंगा। बट वो हुआ नहीं काम, क्योंकि हो गया तो वो क्या बन जाएगा? रॉबरी। हुआ नहीं मतलब आपने किया नहीं, तो उस केस में तो कितनी सजा है जी? 10 साल। 7 साल नहीं है, 10 साल। एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। देखो इसका ना एक एग्जाम्पल लिख लो, है नहीं हमारे मॉड्यूल में, फिर भी मैं चाहता हूं 307 पे एग्जाम्पल लिख लो, कल को आपको डाउट आए तो बेटर है कि एक बार में समझ में आ जाए। क्लियर है? कोई मॉड्यूल वॉड्यूल में एग्जाम्पल नहीं है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं चाहता हूं कि एक बार में पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ो आप। लिखो सारे बच्चे 307, यहां लिख लो ऊपर। थोड़ा सा लंबा है तो थोड़ा खिचपिच करके लिखना कि ऊपर स्पेस में आ जाए। इवन ऐसे लिख लेना, एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन 307। देखो, ए स्टील्स समथिंग दैट बिलोंग्स टू जेड। एक कुछ सामान चुराता जो किसका है? जेड का। वाइल स्टीलिंग, जब वो चोरी कर रहा था, याद है 3 वर्ड, डेथ की प्रिपरेशन की, हर्ट की प्रिपरेशन की, या रिस्ट्रेंट करने, उसको रोकना, बांधना, उसको फिजिकली मूवमेंट से रोकना। वाइल स्टीलिंग, ए ऑल्सो हाइड्स ए लोडेड गन, छुपाता है, अपने पॉकेट में थी उसकी, अंडर, लोडेड गन अंडर, एक सेकेंड रुको आप, अंडर देयर क्लोथ्स, अंडर देयर क्लोथ्स, पर अपने कपड़ों में छुपाता है एक भरी हुई गन। प्लानिंग टू यूज, लेकिन किस इच्छा से लेके आया था? जरूरत पड़ी तो मैं उसको यूज कर लूंगा। प्लानिंग टू यूज इट, मैं बिना बोले लिख रहा हूं तो आप लिखते रहना सामने।
A steals something that belongs to Z. While stealing, एक कुछ ऐसी चीज लेना चाह रहा था जो जेड की थी, बट जब वो चोरी कर रहा है, ए ऑल्सो हाइड्स अ लोडेड गन अंडर देयर क्लोथ्स, प्लानिंग टू यूज इट टू हर्ट जेड. क्या प्लानिंग की थी उसने? करी नहीं है, प्रिपरेशन की थी, प्लान किया था कि मैं क्या कर दूंगा. इफ जेड ट्राइज टू स्टॉप देम, अगर जेड ने कोशिश की ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करने की, मुझे बीच में रोकने की, होता ना कई बार अभिषेक हत्तापैयारी नहीं लेके जाने दूंगा, अगर उसने जबरदस्ती करी, बीच में रेजिस्टेंस किया, तो मैं उसको उड़ा दूंगा. दिस इज कंसिडर्ड ए सीरियस क्राइम एज ए इज नॉट ओनली स्टीलिंग बट ऑल्सो थ्रेटनिंग हार्म विद अ वेपन. सिर्फ वो चोरी नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपने हथियारों से उसके ऊपर हार्म करने भी आया था. उसकी इंटेंशन ज्यादा हीनियस थी, ज्यादा सीरियस थी. तो इस केस में सिर्फ चोरी नहीं, चोरी तो है ही, तो इस केस में आपके चोरी में भी ज्यादा की सजा दी जाएगी. कितनी? 10 साल तक की एंड फाइन. समझ में आ गया एग्जाम्पल के बाद आपको अच्छे से? ऑल्दो हमारे मॉड्यूल में नहीं है कहीं पर भी, बट इन्हीं चीजों पे मैंने आपके लिए वर्क कर रहा हूं कि कैसे आपको ना एग्जाम्पल्स के साथ वो चीज क्लियर हो. डन है? बट फिर मैं बोलूंगा फालतू फंड का दिमाग मत चलाना. जितना ज्यादा दिमाग चलाओगे उतना ज्यादा डिस्टर्ब, परेशान रहोगे. जितना मैं समझा रहा हूं बस उस पर फोकस करना, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक होते हैं आप और चीजें भी सोचना शुरू करोगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे. जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस उसको समझते जाओ ध्यान से, इससे बाहर पेपर में नहीं बनेगा. ओके. स्नैचिंग सुना होगा, चेन स्नैचिंग चल रही है, ये मोबाइल छीन के भाग रहे हैं. तो स्नैचिंग वर्ड ऑल्दो हम चेन के साथ करते हैं यूज, बट जरूरी नहीं है. कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर छीन के भाग रहा है, फोर्स का तो यूज हुआ है, बट विद डेथ, हर्ट या रिस्ट्रेंट करने के लिए नहीं हुआ है. आ रही है मेरी बात समझ में? मार, फोर्स का यूज हुआ है, बट कहां से आ रही 10. मैं लहसुन खाता भी नहीं ना, तो मेरे को इतनी गंदी स्मेल का वो हो रखा है. बनिए हो आप भी? मेरे घर में यूज ही नहीं होता. वैसे खा लेते हैं बाहर, बट घर में यूज नहीं होते, स्मेल सहन नहीं होती. ओह हाँ. कौन है भाई? मैं 1 मिनट रुको यार, इसको पहले बोल दूंगा, भाई मैं बाद में बात. हेलो हेलो हेलो. ले भाई, तुम्हारे लिए गुड न्यूज. सर मेरी नहीं है आज क्लास. मैंने इतना पंप कर दिया मैडम को वो कह रहे मेरी क्लास ही नहीं है आज, आप ही ले लो तो शिवानी मैम की आज आपकी क्लास नहीं है. आज क्या है? और मैं भी ज्यादा नहीं लूंगा, मैं मेरे को इतना लूंगा कि आपको समझ में आए. बस ये सारे ऑफेंसेस, यहां भी सारे नहीं, सिर्फ क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन तक, ज्यादा नहीं. एक और मतलब इसके बाद रॉबरी, डेकोइटी और एक और बस. ठीक है, आइए. हाँ जी, मैंने अभी क्या बोला था आपको थोड़ी देर पहले? ज्यादा दिमाग यूज नहीं करना. सिर्फ डेकोइटी मान लो 5 से ज्यादा लोगों को, खत्म बात. अगर 5 या 5 से ज्यादा करते तो उसको डेकोइटी माना जाता है. दिमाग यूज मत करो, सिर्फ जितना वहां तक रहो. आगे बढ़ो. स्नैचिंग. स्नैचिंग, ए क्या खुशखबरी है, मतलब कितने खुश हो गए. स्नैचिंग, स्नैचिंग नया है, ये पेपर में आ सकता है. ये ओल्ड में डिफाइंड नहीं था, ओल्ड लॉज में, न्यू लॉज में है. देखो ना, इन न्यू सब ऑफेंस फ्रॉम थेफ्ट. निकला ये कहां से? थेफ्ट से तो निकला है ना. देखो लैंग्वेज कितनी प्यारी यूज की है, पढ़ना जरा, पढ़ो पढ़ो. इन न्यू सब ऑफेंस, सब का मतलब मेन ऑफेंस नहीं है. कहां से बाय प्रोडक्ट है? किसका बाय प्रोडक्ट है? थेफ्ट का. थेफ्ट के साथ ही अटैच है ये. हैज बीन डिफाइंड इन बीएनएस नेमली स्नैचिंग. थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ इन ऑर्डर टू कमिट. थेफ्ट क्या माना जाएगा? स्नैचिंग. मतलब थेफ्ट को स्नैचिंग मान. अभी देखो एक चीज समझाऊं, थेफ्ट को कब रोबरी माना जाएगा? जब फोर्स का यूज हो जाएगा. फोर्स कौन सी? इंस्टेंट डेथ या डेथ कर चुका हूं, अटेम्प्ट कर चुका हूं, हर्ट या रिस्ट्रेंट, रोबरी. बट थेफ्ट को कब स्नैचिंग? अभी पढ़ा रहा हूं.
थेफ्ट को एक्सटोर्शन कब माना जाएगा? थोड़ी देर के बाद पढ़ाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? थेफ्ट तो था, बट वो थेफ्ट रोबरी में कब कन्वर्ट होगा, स्नैचिंग में कब कन्वर्ट होगा, एक्सटोर्शन में कब कन्वर्ट होगा? ये तीन चीज समझ में आ रही है? अभी मैं किस में बोल रहा हूं? थेफ्ट को स्नैचिंग में कब कन्वर्ट माना जाएगा? ओके जी, समझो। थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट द ऑफेंडर, ध्यान से देखना, ऑफेंडर कौन होता है? गलत करने वाला। ऑफेंडर सडनली, एकदम से, अचानक से क्या कर दे, और फोर्सिबली सीज और सिक्योर्स और ग्रैब्स और टेक्स अवे। सिंपल याद रखो, अचानक से, सडनली, क्विकली, क्या कर दे, सडनली, क्विकली, जबरदस्ती से, फोर्सिबली। लेकिन फोर्स कैसा यूज किया? सीज करने के लिए, रोक रहा है, छीन रहा है बस। ग्रैब मतलब लेना, टेक अवे मतलब भी लेना, एक ही बात है, कोई एक वर्ड याद रख लो। क्या बोला मैंने? द ऑफेंडर सडनली या क्विकली क्या कर ले, ग्रैब कर ले या टेक अवे कर ले, बस इतना याद रख लो। क्या बोला मैंने? वाइल डूइंग थेफ्ट, चुपके से कर दी, ओनली थेफ्ट। बट वाइल डूइंग थेफ्ट, अगर जो ऑफेंडर है, एक्यूज्ड है, उसने क्या किया है? फोर्सिबली, सडनली, क्विकली, एकदम से, अचानक से, साइड में से जाता जाता छीन के भाग रहे हैं, अचानक से, सडनली, क्विकली, टेक अवे, ग्रैब, छीनना, ग्रैब, टेक अवे। आ रही है बात समझ में? क्या कर दे? फ्रॉम एनी पर्सन और फ्रॉम हिज पोजेशन, या तो उस इंसान के हाथ से या उसके बैग के अंदर रखा था वो छीन के भाग जाए, निकाल के भाग जाए, उस पर्सन से या कोई चीज उसके पास है उसके अंदर से। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, समझ में आ गया? एनी पर्सन वाइल डूइंग थेफ्ट क्या कर दे? फोर्सिबली, क्विकली, सडनली, पढ़ लिया मैंने, बता भी दिया बच्चों को। सडनली, मैं पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी जगह ध्यान रखता हूं, हर बच्चे की तरफ ध्यान रखता हूं, हर बच्चे के नाम की तरफ, क्या कर रहा है वो, क्या उसका स्टेटस होता है, बहुत सारी जगह ध्यान रहता है मेरा, उसकी टेंशन न लो। इधर क्विकली, क्विकली या सडनली, है ना, अचानक से, ये नहीं कहकर सामने खड़ा होके, अगर सामने खड़ा होकर करूंगा, कह के करूंगा, छीन रहा हूं, रॉबरी आ जाएगा। क्विकली, सडनली, ग्रैब कर लूं, टेक अवे कर लूं, आपके पास से, या आपके पास कोई चीज है, बाइक, उसके पीछे से उठा के भाग जाना, क्विकली, खड़ा नहीं रहूंगा, डराया नहीं आपको, क्विकली ये करे काम कर रहा हूं, तो स्नैचिंग माना जाएगा। पढ़ लो नीचे। अगर कोई स्नैचिंग करता है तो इसकी पनिशमेंट कितनी? देखो जी, डेफिनेशन तो यहां है ऊपर, और इस डेफिनेशन की पनिशमेंट यहां है जी। Whoever commit snatching shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to, same है, लेकिन यहां क्या है? नॉर्मल थेफ्ट में और स्नैचिंग में क्या डिफरेंस है? बस एंड का, वहां और फाइन था, यहां आ रहा डिफरेंस समझ में? वहां और फाइन और बोथ था, यहां एंड, मतलब यहां फाइन लगाना ही लगाना पड़ेगा और जेल देना ही देना पड़ेगा। वहां और था, सिर्फ फाइन भी लग सकता था, सिर्फ सजा भी लग सकती थी, और दोनों भी लग सकते थे, यहां दोनों लगेंगे ही लगेंगे। क्लियर है? और सब सेम है, बस एंड और से देखो कितना डिफरेंस आ गया। क्लियर है बच्चों को? 2 मिनट शांत, देन उसके बाद हम एक्सटोर्शन। शांत का मतलब पानी वानी पीना हो, इधर उधर बाहर नीचे नहीं जाना, इधर उधर घूमना हो, देन उसके बाद एक्सटोर्शन शुरू करेंगे। यहां तक सबको समझ में आ रहा है सारा? चलो बहुत बढ़िया यार। एक काम करूंगा, इसको मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को ना अलग से क्लास अपलोड होगी। यहां तक क्लास आपको, क्लास नंबर 10 थी ना, या 11 थी, आज 11 शो होगी यहां तक। अब जो इसके बाद हम ब्रेक के बाद शुरू करेंगे, क्लास नंबर 12 शो होगी। ठीक है, 11th क्लास ओवर, क्लास 12th एक्सटोर्शन, बट कर हम आज ही रहे हैं। ओके जी, यूट्यूब पे आपकी ऐप में अलग अलग क्लास शो होंगी।